बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक भी आपको खुश आमदीद कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आप इस ह्यूमिड से परेशान नहीं होंगे। भाई बहुत ह्यूमिडिटी है आजकल लाहौर के अंदर, तो स्पेसिफ़िकली कल तो बाकायदा तौर पे ऐसे बाहर निकलते हुए फ़ील हो रहा था कि आपको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बारिशों के हवाले से भी हम थोड़े परेशान ही हैं, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और उसकी वजह से जो तबाही हो रही है वो एक अलग कहानी है। लेकिन ह्यूमिड भी है, अल्लाह करे वेदर कुछ बेहतर हो और उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। आज मंडे का दिन है। आज सुबह सुबह मेरी टीम कही थी कि आप जब आ रही थी तो हमने आपको देखा आपका मूड नहीं ठीक था, तो क्योंकि मंडे को ऐसा ही होता है, सुबह सुबह मूड ख़राब ही होता है बहुत सारे लोगों का, लेकिन बाद में ठीक हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। पता होता है कि अब पूरा वीक आपने काम करना है, तो ज़रूरी होता है मूड को फ्रेश रखना और अपनी एनर्जीज़ को बहाल रखना। प्रोग्राम के आगाज़ में जी मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। हमने कुछ सियासी उस पर भी बात करनी है, लेकिन उसके साथ साथ पहले अनफॉर्चुनेटली सुबह अच्छी कोई ख़बर मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए नहीं है। रावलपिंडी का इलाका है पीर वधाई, जिसमें शादीशुदा ख़ातून के बेमाना कत्ल की तहलका खेज़ जो तफसीलात हैं वो सामने आना शुरू हुई हैं। 17 और 18 जुलाई की दरमियानी शब जी गला दबाकर कत्ल की गई खातून को रातों रात दफना दिया गया और इस वाक़े की तफ्तीश में सबसे अहम पेशरफ्त ये है कि पुलिस ने कत्ल के इल्ज़ाम में अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि मकतूला के जो दूसरे शौहर है उस्मान, उन्होंने भी ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया। केस में सबसे जो सनसनीखेज़ कहले इंकशाफ ये सामने आया कि खातून के कत्ल का फैसला मुबैना तौर पर एक गैर कानूनी जिरगे ने किया था, जिसकी सरबराही इस्मतुल्लाह नामी शख्स कर रहा था, जो अब गिरफ्तार है। पुलिस को दौरान तफ्तीश न सिर्फ कब्र की रसीदें और बेलचा मिले, बल्कि दीगर अहम शवाहिद भी सामने आए हैं। मकतूला के सुसर ने भी एक वीडियो बयान में अदालत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। ये केस सिर्फ गैरत के नाम पे कत्ल के वाक़यात के हवाले से नहीं हम इसको डिस्कस करेंगे, बल्कि हमारा जो मुआशरती निज़ाम है, इंसाफ है और ये जो जिरगा कल्चर है, इस पे भी कई क्रिटिकल क्वेश्चन रेज़ होते हैं कि इस केस का इस तरह से आना और इस तरह के कई केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं, इस पे हम ज़रा अपने नुमाइंदे से पहले तफसीलात लेंगे तफ्तीश के हवाले से, और उसके साथ साथ फिर हम माहिर कानून से भी राय लेंगे। इसके साथ साथ जी उस्मान मुग़ल चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये जो मैंने चंद अहम निकात इस केस के हवाले से बताए हैं, मैं चाहूँगी कि हमारे देखने वालों को भी आप थोड़ा सा इस हवाले से बताएँ कि क्या ताज़ा तरीन अपडेट हुई है, क्योंकि ये तो जो अपडेट मैं आपको बता रही हूँ कल की है। जी बहुत शुक्रिया कि आपने रावलपिंडी के अंदर जिरगे के फ़ैसले पर गैर कानूनी जो फ़ैसला जिरगे की जानिब से दिया गया है एक शादीशुदा खातून को कत्ल करने के हवाले से, उस पर आप गुफ्तगू कर रही हैं। चूँकि इसकी आज की जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि जो अदालती हुक्म था मकतूला की कब्र कुशाई का, उस पर पुलिस इस वक्त जो है वो रावलपिंडी के मुकामी कब्रस्तान पहुंच चुकी है। डॉक्टर्स और अदालती अमले की जो अदालती अमला है वो अब से कुछ देर बाद इसी कब्रस्तान पहुंचेगा, क्योंकि आज 10 बजे का वक्त दिया गया है अदालत की जानिब से कि आज मकतूला की कब्र कुशाई की जाएगी, उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और यह रिपोर्ट अदालत के अंदर जमा करवाई जाएगी। ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो रावलपिंडी के अंदर 17 जुलाई को पेश आया था, जहाँ पर ये 19 साला सिदरा अरब गुल जो है इसको कत्ल करने का फ़ैसला किया गया था और इसी के घर के अंदर इसे कत्ल किया गया। और बदकिस्मती से जो जिरगे का सरबराह है असमतुल्लाह, जो मुस्लिम लीगी रहनुमा भी है, मुकामी रहनुमा है, इसकी जानिब से ये फ़ैसला किया गया था और फिर मकतूला का नमाज जनाजा इसी घर के अंदर जो है वो अदा किया गया और उसके बाद एक रिक्शे की मदद से इस लड़की की जो लाश थी वो मुकामी कब्रस्तान पहुँचाई गई, जहाँ पर खामोशी के साथ जो 3 सहूलतकार थे, जिनमें रिक्शा ड्राइवर था जिसका नाम था ख्याल मोहम्मद, और जो कब्रस्तान कमेटी का जो सेक्रेटरी था सैफुर रहमान, और जो कब्रस्तान का जो गोरकन था राशिद महमूद, इन तीनों की सहूलतकारी के बाद न सिर्फ इसकी वहाँ पर तदफीन की गई, बल्कि कब्र के तमाम निशानात जो है वो मिटा दिए गए थे। और फिर इस सारे मामले को एक और रंग देने के लिए थाना पीर वधाई के अंदर एक अलग से एक मुकदमा दर्ज करवाया जाता है और मुकदमे के मतन के मुताबिक
ये मुकदमा जो है वो मकतूला का जो पहला शोहर है ज़ियाउर रहमान उसकी मुद्दत में दर्ज करवाया गया। मुकदमे में ये कहा गया कि जो खातून है सिदरा, ये घर से 10 तोले जेवर और 1.5 लाख रुपए के करीब नगद रकम लेकर जो है वो अपने आशना के साथ जो है वो फरार हो गई है। पुलिस ने मुकदमे के इंदराज के बाद जब तमाम तर तहकीकात की तो तहकीकात में पता चला कि मकतूला को जो है ये सिदरा नामी जो लड़की है ये 11 जुलाई को अपने घर से गई थी। 12 जुलाई को इसने मुजफ्फराबाद में उस्मान नामी शख्स से जो वो निकाह किया था और मुजफ्फराबाद की मुकामी अदालत के अंदर इसने अपना जो बयान था वो कलम बंद करवाया था। बयान की कॉपी, इसका जो दूसरा निकाह है जो 12 जुलाई को उस्मान नामी शख्स के साथ हुआ था, उसकी तमाम दस्तावेज़ात जो वो मंजर आम पर आ चुकी हैं। अदालत के अंदर जो बयान रिकॉर्ड करवाया गया था उस बयान में भी ये कहा गया था कि मुझे खदशा है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा और ये बाद में ये जो खदशा था ये हकीकत में बदला। ये बात मकतूला की दुरुस्त साबित हुई। 16 और 17 जुलाई की दरमियानी रात को इसको कत्ल किया गया और 17 जुलाई की अलग सुबह इसको मुकामी कब्रिस्तान के अंदर जो है वो इसकी तदफीन की गई। पुलिस ने जब तहकीकात का दायरा कार वसी किया तो इसका जो पहला शोहर है ज़ियाउर रहमान और उसका जो वालिद है उसको भी गिरफ्तार किया गया। जिरगे का जो सरबराह है असमतुल्लाह समेत अब तक तकरीबन 8 से 9 लोग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। गुज़श्ता रोज़ जो इस मकतूला का पहला शोहर था उसने गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी पुलिस को खुद गिरफ्तारी दे दी थी, इस वजह से कि उसका ये कहना था कि सारे मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। खातून ने अपनी मर्ज़ी से उसके साथ निकाह किया और ये निकाह अदालत के अंदर हुआ जहाँ पर मकतूला ने अपनी स्टेटमेंट जो है वो खुद रिकॉर्ड करवाई थी। इस सारे मामले पर जो है वो पुलिस ने मज़ीद तहकीकात की तो इसमें कब्रिस्तान के अंदर जो इस्तेमाल होने वाले जो औजार थे, जो बेलचा था, दीगर जो चीज़ें थी वो भी पुलिस ने बरामद कर ली हैं। कब्र की जो रसीदें हैं वो भी बरामद कर ली गई हैं। तमाम मुल्ज़िमान इस वक्त जो है वो पुलिस की तहवील में हैं और रावलपिंडी पुलिस की जानिब से इस मामले पर मज़ीद तहकीकात के लिए 10 रुकनी इंक्वायरी कमेटी जो है वो बना दी गई है और इस कमेटी की सरबराही जो है वो SP रावल राजा मोहम्मद हसीब कर रही हैं, जबकि DSP सिटी अजहर शाह समेत 4 इंस्पेक्टर जो हैं वो इस इंक्वायरी टीम के अंदर शामिल किए गए। IT माहिरीन जो है उनको भी शामिल किया गया है, जबकि गिरफ्तार मुल्ज़िमान को 2 रोज़ कबल ही रावलपिंडी की मुकामी अदालत के अंदर जो वो पेश किया गया था, जहाँ पर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर होने पर उन्हें पुलिस की तहवील में दिया गया। अब मुल्ज़िमान को दोबारा 29 जुलाई को रावलपिंडी की मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन आज जो इसमें मज़ीद जो चीज़ें हैं वो अब कब्र की कुशाई है और अदालती हुक्म पर ये कब्रिस्तान के अंदर इस वक्त पुलिस टीम मौजूद है, जबकि अदालती अमला और डॉक्टर जो है वो अब से कुछ देर बाद पहुँचेंगे और आज कब्र कुशाई होगी। जी ठीक है, आज कब्र कुशाई होगी। थैंक यू वेरी मच उस्मान, बहुत शुक्रिया कि आप इस हवाले से हमें तफसीलात बता रहे थे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट। ये वाक़या जी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये रावलपिंडी का है, लेकिन इसके साथ ही एक और वाक़या जिसकी कुछ तफसीलात मेरे सामने मौजूद है वो सिंध का ज़िला है नौशहरा फ़िरोज़, जिसके इलाके मोहम्मद डेरू के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या आया। एक खातून जिसे मुबैना तौर पर 2 हफ्ते कबल करीबी रिश्तेदारों ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और फिर कत्ल कर दिया गया। और ये जो खातून है इस वाक़े के बाद मकामी वडेरे के पास तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे रखा गया था, जहां जिरगे के ज़रिए फ़ैसला होना था। ताम जो मकतूला की वालिदा हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ज़्यादती में मुलव्वस जो मुल्ज़िमान हैं उन्होंने इसे वडेरे के घर के करीब से अगवा किया, ज़्यादती के बाद कत्ल किया और फिर लाश घर के करीब फेंककर फरार हो गए और लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जहां पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद तफसीलात सामने आएंगी। लेकिन पुलिस के मुताबिक जो इब्तदाई तफ्तीश है वो भी जारी है और जो DSP हैं उनके जो वर्सा है उसके बयानात को भी कलमबंद कर रहे हैं। वर्सा कह रही है जी कह रहे हैं कि खातून को पहले भी इंसाफ की बजाय खामोशी और रिवायती जिरगे की भेंट चढ़ाया जा रहा था और अब हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया है। सिद्रा सिद्धूज़ई हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सिद्रा साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया इस हवाले से। ठीक है, सिद्रा साहिबा से लाइन कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये वाक़या जी एक जहाँ मैं रावलपिंडी का जिक्र कर रही हूँ और दूसरी जानिब ये वाक़या सिंध का है और इससे पहले हमने बलूचिस्तान के अंदर भी ये वाक़या देखा है। तो ये जो वाक़यात हो रहे हैं जिसमें ये जिरगा कल्चर जिस पे मैं बात कर रही हूँ उस पर भी कई क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं और साथ साथ ये ओवरऑल हमारी सोसाइटी के अंदर जिस तरह से चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं इन अ नेगेटिव वे, इस पे सिद्रा साहिबा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yeah, I can hear you now. जी ठीक है। सिद्रा प्लीज़ मैं अभी आपने ज़ाहिर है हमारे नुमाइंदे की बात भी सुनी होगी और मैं अभी सिंध के एक वाक़े का भी जिक्र कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि ये जो हम आए रोज़ वाक़यात देख रहे हैं
क्या हमेशा से ये ऐसे ही वाकयात हो रहे थे या आप शायद रिपोर्ट ज़्यादा होना शुरू हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, इसकी वजह से हम ज़्यादा इस बारे में बात भी कर रहे हैं और अवेयर भी हैं? थैंक यू सो मच। मैं इस टॉपिक पे जो आपने बात की कि क्राइम हो रहे हैं रिपोर्ट या नहीं हो रहे हैं क्राइम्स या नहीं। सो द थिंग इज़ कि देखिए, क्राइम हमेशा से होते आए हैं। आप अगर देखें, आपके फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम जो हैं वो हो रहे हैं, चाहे वो गैरत के नाम पे कत्ल हो रहे हैं, चाहे वो रेप के केसेस हो रहे हैं, चाहे वो चाइल्ड मैरिज के केसेस हो रहे हैं। द थिंग इज़ कि इस मोमेंट पे अब चूँकि आपके पास सोशल मीडिया की ताकत मौजूद है, आपके पास प्रिंट मीडिया की ताकत मौजूद है, हर एक के एक्सेस में हैं चीज़ें, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद है, तो जो इस वक्त रिपोर्टिंग रेशो है चीज़ों का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वक्त जो क्राइम की इंटेंसिटी है वो उसी तरीके से पहले भी हो रहा था, वो अभी भी हो रहा है। और इसके अंदर कोई तफरीक नहीं है कि आपके बड़े शहरों में क्राइम्स नहीं हो रहे, आपके छोटे शहरों में क्राइम्स हो रहे हैं। अभी ये जो हम लोगों ने क्राइम देखा रावलपिंडी का है, इट्स अ बिग सिटी, ट्विन सिटीज़ में से एक सिटी है, उसको एक बड़ा शहर है, तो वहाँ पे भी इस किस्म के मामला हो रहे हैं। अभी कुछ अर्से पहले मोरगा के इलाके में अगेन एक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था। ये आज से 5-6 महीने पुरानी बात है। तो इस वक्त रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, क्योंकि लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, लोगों को अपने हकूक़ का पता चल गया है, लोगों को ये पता चल गया है कि हमें कहाँ जाके किस मीडियम के ऊपर कौन सी शिकायत दर्ज करानी है। अच्छा, इस केस के हवाले से हमारे पास जो है एंटाई ऑनर किलिंग लॉज मौजूद हैं सन 2016 के। ठीक है। लेकिन इस वक्त हम लोगों का जो डायलमा है वो ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे कहीं पे भी नहीं है। हम वही कन्वेंशनल आपके जो है वो पीपीसी लॉज को उठा रहे हैं, हम 302 के मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, हम उसी मीडियम को लेके चल रहे हैं। लेकिन 2016 ऑनवर्ड्स हमारे पास इस एंटाई ऑनर किलिंग की फुल फ्लेज लेजिस्लेशन मौजूद है, बट द थिंग इज़ कि ग्राउंड लेवल की इम्प्लीमेंटेशन उस पर कोई नहीं है। ठीक है सिद्रा, ये तो आप बात कर रही हैं कि हमारे पास लेजिस्लेशंस हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इसके साथ साथ ये जो मैं बार बार जिरगा कल्चर की बात कर रही हूँ क्योंकि ये जो हमने अभी सिंध का जिक्र किया, ये जो हम रावलपिंडी का जिक्र कर रहे हैं और हमने जो बलूचिस्तान वाला वाक़या भी देखा, इसमें तीनों में ये जो हमारा रिवायती जिरगा कल्चर मौजूद है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये इशू वहीं से शुरू हो रहा है। सो आई रियली वांट कि इस हवाले से भी कानून क्या कहता है, आप थोड़ा सा हमें गाइड करें। एंड सेकेंडली, ये हमने क्या कोई ऐसा अब तक कोई ऐसा टेस्ट केस देखा है अपने सामने कि इस तरह का कोई फैसला दिया गया हो जिरगे की तरफ से, या लोगों को या किसी खातून को गैरत के नाम पे कत्ल किया गया और फिर हमें कोई सज़ा ऐसी मिली हो कि हम उसको एज अ टेस्ट केस प्रेजेंट कर सकें कि ये होगा अगर आप इस तरह का कोई स्टेप उठाते हैं तो? अच्छा, आपके क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं और मैं उन दोनों को वन बाय वन एड्रेस करूंगी। पहली बात आपने जो की थी वो जिरगा कल्चर के हवाले से की थी, उस पर मैं बाद में आऊँगी। पहले मैं आपको एक प्रेसिडेंट बताऊंगी। हम लोगों ने देखा था कोहिस्तान में एक वाक़या हुआ था जहाँ पे बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो देवर सिंगिंग अराउंड, वो ढोलक वोलक बजा रहे हैं और उसके बाद उनको गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया था। आज से तकरीबन 3 से 4 साल पुरानी बात है। सो वहाँ पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था कि गैरत के नाम पे इस तरीके से अगर बच्चे बच्चियाँ जो कज़न्स हैं आपस में, वो कोई ऐसे हरकत नहीं करे कि जिसके बायस उनको कत्ल कर दिया जाए, वो भी गैरत के नाम पे। यस, हम लोगों के पास बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने और आपके जितने भी हमारे पास लेजिस्लेशन मौजूद है उसको बड़े अच्छे तरीके से स्टेट मशीनरी ने इम्प्लीमेंट किया है। सेकेंडली, आपने बात की जिरगा कल्चर के हवाले से। देखिए, जिरगा कल्चर या जिसको हम इट फॉल्स अंडर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि जब मामलात को जो है वो अदालत से बाहर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाया जाता है। नो डाउट कि पाकिस्तान में और हमारे ईस्टर्न कंट्रीज़ में ये एक मैकेनिज़्म है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो कि बहुत अरसे से चल रहा है। और अब इन करंट सिचुएशन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जो अहमियत है वो आप देखें कि आपके वेस्टर्न ममालिक में आपका चाइना इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर 2-3 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। क्या जिरगा कल्चर या क्या अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू आप क्रिमिनल ऑफेंसेस को छेड़ सकते हैं? एग्जैक्टली। क्या आप लोगों की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला ले सकते हैं? देखिए, तस्फिये की जो अहमियत है ना वो कुरान से भी इस्टेब्लिश्ड है, तस्फिये की अहमियत जो है वो शरीयत से भी इस्टेब्लिश्ड है। लेकिन जब हम कुरान और शरीयत को उठा के देखते हैं तो उसके अंदर भी जो हमारे पास
क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उसके लिए आपके पास काजी की अदालत मौजूद होती है, आप तस्फिये की तरफ इस तरीके से नहीं जा सकते। सूरह अल-माइदा की वर्स नंबर 39 है और सूरह निसा की वर्स नंबर 98 है, जो कि बहुत क्लियर है इस चीज़ के ऊपर कि आप किसी की भी जान को नहीं ले सकते। फिर हम हदीस की तरफ आते हैं जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कॉल है कि हर मुसलमान पे दूसरे मुसलमान की जान और माल दोनों हराम है। तो आप किसी सूरत में अनटिल एंड अनलेस के काजी की अदालत में एक जुर्म को इस्टेब्लिश कर दिया गया है, उसके लिए आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, गवाहान की मौजूदगी है, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस है। एडीआर में या जिरगा कल्चर के ऊपर किसी सूरत आप लोगों की लाइफ और डेथ का फैसला नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक है, वेरी क्लियर, आपने इसको बहुत बेहतर क्लियर कर दिया, क्योंकि जाहिर है ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशन जिसके आप बात करी हैं, ठीक है, दुनिया इस पे बात होती है कि जी आप कोर्ट से बाहर सेटलमेंट कर सकते हैं या आपको मामला हल कर सकते हैं, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में इट डजंट मेक सेंस। अच्छा, ये जो केस का आप जिक्र रावलपिंडी का कर रहे हैं सिद्रा साहिबा, आप इसके अंदर जो आगे फर्दर एक्शन होगा, जाहिर है वो तो हमें तफ्तीश के बाद, और अभी जैसे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी बता रहे हैं, लेकिन ऐसी सूरत के अंदर सज़ाओं का जो तयन होता है वो किस नौयत का होता है, ये भी थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए। देखिए, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस और वहाँ पे उसका इकबाली बयान मौजूद है, जो उसका हस्बैंड है उसके उसने कन्फेशन कर लिया है, उसके पास स्टेटमेंट मौजूद है। अब इस सिचुएशन में अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का एक सोसाइटी का कल्चर ऐसा है कि बात राजीनामे की तरफ और माफ़ीनामे की तरफ चली जाती है, क्योंकि यहाँ जहाँ पे गैरत इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ पे अब ये आई एम सो सॉरी कि मैं एक बहुत ही नेगेटिव पहलू की तरफ जो है वो सबकी अटेंशन लेके जा रही हूँ, लेकिन अभी लड़की के घर वाले, आई मीन बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है, लड़की के घर वाले, उसके पेरेंट्स, उसके भाई जो है वो इंटरवीन करेंगे, फिर उसके बाद माफ़ीनामे की तरफ बात आएगी, और जो आपके पास हमारे एक्चुअल पनिशमेंट्स मौजूद हैं, यू नो, इस्लाम में इज़ वेरी क्लियर अबाउट कसास, आपके स्टेट लॉज आर वेरी क्लियर अबाउट। अब हम आजकल डेथ पेनल्टीज उस तरीके से नहीं दे रहे, नोबडी इज हैंड अनटिल एंड अनलेस कि एक बंदा जो है वो स्टेट टेररिज्म में इन्वॉल्व ना हो। सो आपके पास लाइफ इम्प्रिजनमेंट मौजूद है, लेकिन उसके अंदर भी एट सम लेवल दोनों फरीकैन के दरमियान जो है वो सुलह हो जाती है, कुछ दे दिला के मामला रफा दफा हो जाते हैं, और ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत नेगेटिव पहलू है। देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 जो है वो दैट इज़ वेरी क्लियर अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। हर इंसान की जान और माल की हिफाजत जो है वो स्टेट की भी जिम्मेदारी है, और उसके ऊपर किसी किस्म का हमला करने वाले के लिए जो है वो लॉज मौजूद हैं। उसके अलावा पाकिस्तान जो है वो सिग्नेटरी है बहुत सारे यूएन कन्वेंशंस का। आपके पास यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे चार्टर्स ऐसे मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप UDHR के आर्टिकल 3 और 5 की बात करें, एंड पाकिस्तान इज सिग्नेटरी ऑफ दैट, लाइफ की सेफ्टी और राइट ऑफ लिविंग जो है वो हमारे पास उसके अंदर मौजूद है। फिर उसके बाद आप पाकिस्तान के लॉज की बात करें, हम स्टेट लॉज की तरफ बात करते हैं, जैसे अभी शरिया लॉज का मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि नोबडी कैन टेक लाइफ ऑफ एनीबडी इन एनी सिचुएशन और एनी सर्कमस्टांसेस। सिमिलरली जब आप पाकिस्तानी लॉज की तरफ आते हैं, आप के ऊपर ये हराम है कि आप किसी की ज़िंदगी ले लें, चाहे वो गैरत के नाम पे है, चाहे वो इज़्ज़त के नाम पे है, चाहे वो किसी भी सूरत में। हाँ, सेल्फ डिफेंस के अंदर भी अगर आप किसी की ज़िंदगी ले रहे हैं तो उसके ऊपर भी जो है वो आपके पास डिफरेंट पेनल्टीज़ मौजूद हैं, लेकिन गैरत के नाम पे या किसी भी सिचुएशन में आप किसी को मार रहे हैं, आई मीन हमने आज तक नहीं देखा गैरत के नाम पे किसी भाई ने अपनी बहन को जायदाद दे दिया कि ये मेरी गैरत का मामला है। ये तो हमने हर चीज़ को अपनी मर्जी, अपनी विल के मुताबिक मोल्ड कर लिया। इवन हम कानून हो, रिलीजन हो, हमें जो चीज़ जहाँ समझ आती है हम उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, राइट। गैरत के मामले पे कभी हमने नहीं देखा कि किसी बाप ने कहा मेरी तो बच्ची जो है वो अंडर एज थी, मैं उसका गैरत के नाम पे निकाह नहीं करा। अभी इस सिचुएशन में सिद्रा नामी लड़की 19 साल की और ये उसकी दूसरी शादी है। तो आप ये देखें कि पहले तो एक चाइल्ड मैरिज का ऑफेंस है, बिल्कुल, अगर उसके पेरेंट्स ने भी करवाई है तो वो चाइल्ड मैरिज के जुमरे में आता है, ठीक है। फिर सेकेंडली आपने उठा के उसकी जान ले ली, उसको मार दिया। तो यहाँ पे तो अ सीरीज ऑफ क्राइम है जो कि इम्प्लीमेंट डेफिनेटली होती है। जिसने उससे शादी की उसको भी पता था कि इस बच्ची के पास ना निकाह शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है, तो इट्स फॉलिंग अंडर द जुवेनाइल जस्टिस, इट्स फॉलिंग अंडर दिस क्रिमिनल लॉज।
ओके परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच चित्रा, बहुत शुक्रिया कि आपने इन डिटेल हमें इस केस के हवाले से भी ओवरऑल भी जो इस केस से रिलेटेड पहलू है इसको क्लियर किया है। सिद्रा जी हमारे साथ मौजूद थी जी, और हमारे कानून है, ह्यूमन राइट एक्सपर्ट हैं, इस हवाले से बात करी थी। केसेस हो रहे हैं, हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं, और अब तो इस पिछले कुछ अरसे में बैक टू बैक ऐसी बहुत सारी खबरें हमारी आंखों के सामने आ रही हैं, एंड दैट्स वेरी अलार्मिंग। अल्लाह करे कि कुछ हमारे सोसाइटी में ये जो माइंडसेट है, और इसमें हर एक स्टेक होल्डर का उतना ही रोल है, चाहे वो अदालतें हैं, चाहे वो इदारे हैं, हमारा जो जिरगा कल्चर है। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी जनाब, ये जो आप वीडियो देख रहे थे, हम सब जानते हैं कि ये है एक बहुत ही यंग यूट्यूबर तला अहमद, जो कि बड़े बासलाहियत हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, लोगों का दिल जीत रहे हैं आजकल, बल्कि बहुत अरसे से जीत भी चुके हैं। इनकी जो वीडियोस होती हैं बड़ी रिलेटेबल होती हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ऑब्जर्वेशंस है उसको इस अंदाज में ये पोर्ट्रे करते हैं कि वही बात है कि हर कोई रिलेट कर पाता है। इनका यूट्यूब चैनल हम सब जानते हैं, तला अहमद ऑफिशियल है, जो आके अब लाखों नाजरीन की तवज्जो हासिल कर चुका है। ये मजाक को बड़े अच्छे अंदाज के साथ बताते भी हैं, पोर्ट्रे करते हैं, और बड़ा बेसाख्ता, बड़ा स्पॉन्टेनियस सा अंदाज़ है, दिल को छू लेने वाला है। इनकी वीडियोस ना सिर्फ हंसाती हैं बल्कि छोटे छोटे मौज़ूआत पे बनी होती है, बड़ा हिडन मैसेजेस भी होते हैं इनमें, जो कि बहुत सारे लोग जो देख रहे होते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं लेसन के तौर पे समझ में आता है। तला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी। तला अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तला माशाल्लाह, आपने तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की है, और वो भी हमने आपका व्लॉग देखा जिसमें आपने अपने पूरे दिन का अहवाल बताया। मुझे अब ज़रा बहुत सारे लोग तो आपका जर्नी जानते होंगे आई एम श्योर, लेकिन मुझे बताएं कि आपने ये जो वीडियोस बनाना शुरू की, किस एज में बनाना शुरू की, और पहली वीडियो कैसी बनी थी, किस मौजू के ऊपर आपने बनाई थी? बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म से मेरी मुलाकात अभी कुछ टाइम पहले इस्लामाबाद में हुई थी, लेकिन जो वीडियोस मैंने बनाना शुरू की वो तकरीबन 5 से 6 महीने पहले मैंने वीडियोस बनाना शुरू की थी। और बस यही है कि शुरू में कुछ वीडियोस मैंने सोशल मैसेज की बनाई थी, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था। ज़बरदस्त। तो तला, आपने सोचा था कि आपको इतना आप माशाल्लाह पॉपुलर हो जाएंगे, लोग आपकी वीडियोस को इतना पसंद करेंगे, इतना प्यार देंगे? नहीं, इस तरह से जहन में नहीं था कि इतना ज़्यादा वायरल हो के लोगों की पसंद आ जाएगी, लेकिन ये है कि मैंने पूरी कोशिश की थी और अल्लाह ताला ने कामयाबी मुझे दे दी, लोगों ने पसंद कर लिया, मेरे लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। डेफिनेटली आप लोग पसंद करते हैं। आप मुझे बताएं कि जो आप वीडियो के आइडियाज़ होते हैं, ज़ाहिर है मैंने आपकी चंद वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर भी देखी हुई हैं, और अभी भी जो हम दिखा रहे हैं ये वो वीडियोस हैं जिसमें आपकी ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि आम ज़िंदगी में जब आप अपने मोहल्लेदारों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, गली में लोग जो आ रहे होते हैं, फिर आपके घर में जो कारी साहब हैं, इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ हैं आपकी। तो आपकी ऑब्जर्वेशन, अब आप जब से वीडियोज़ बनाना शुरू हुए हैं, ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं या हमेशा से आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी थी? मेरी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल शुरू से भी अच्छी थी, क्योंकि मैं जिसे अगर कान और आंखें इंसान अपनी खुली रखे तो उसको भी आइडियाज़ आते हैं, उसकी भी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। मेरा भी यही हिसाब था कि कोई भी अगर इस तरीके का फ़र्द होता था मोहल्ले में, बाहर, घर में, रिश्तेदारों में, तो मैं उस पर गौर करता था और अपनी इस वीडियो के अंदर उन लोगों के मैंने ऑब्जर्वेशन स्किल सारी यूज़ की, तो इस तरीके से वीडियोस बनती गई अच्छी। तो आप जब आप ऑब्जर्वेशन स्किल क्या? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अगर कोई आपके सामने, जैसे आपने अपने कारी साहब के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो मैंने देखी, तो मुझे बताएं कि जब कारी साहब आते थे, आप उनमें क्या चीज़ें, उनकी क्या बातें आपने नोटिस की और आपने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा? कारी साहब के ऊपर अगर वीडियो बनाते हैं, उसमें यही होता है कि कारी साहब बच्चों के ऊपर सख्ती कर रहे होते हैं कि अपने सबक पे ध्यान दो, इधर उधर मत तवज्जो करो, अपनी पढ़ाई पे जो तुम्हें सबक दिया है इसको पढ़ो, गुस्सा कर रहे होते हैं, बस यही बातें मशहूर होती हैं, और हलवा खाने के शौकीन होते हैं। हलवा खाने की शौकीन। तो आपकी वीडियो देखने के बाद कारी साहब ने आपको कुछ कहा तो नहीं, डांटा तो नहीं?
नहीं, मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा था। ठीक हो गया। तो जो आपने ऐसी वीडियोस कोई ऐसी बनाई हो, अपना कंटेंट कोई जिसमें आपने किसी का ऑब्जर्व करके किसी को रीएनैक्टमेंट की हो, तो आपने किसी ने आगे से आपको कहा कि ये तुमने मेरी नकल उतारी थी या तुमने मेरा बारे में बात की, तो ऐसा कोई हुआ आपके साथ कभी? बिल्कुल, इस तरह से मैंने वीडियोस वगैरह बनाई हैं, कभी कोई दर्जी के ऊपर, कभी कोई दुकान वाले के ऊपर। तो जब मैं वापस मिलने जाता हूँ तो यही कहते हैं कि आपने तो बिल्कुल हमारी नकल उतारी है या बिल्कुल हमारे ऊपर वीडियोस बनाई है, लेकिन वो फ़नी वे में उसको लेते हैं। तो मुझे तला ये बताएं कि पढ़ाई के साथ आप अपनी इस सारे कंटेंट को कितना टाइम देते हैं, फिर एक वीडियो बनाने में, उसका आइडिया सोचने में, रिकॉर्ड करने में, कैसे होता है ये सब? एक वीडियो को सोचने में, उसे आइडिया उसको बनाने में तकरीबन 1 दिन लगता है, क्योंकि पहले उसकी स्क्रिप्टिंग होती है, वीडियो एडिटिंग होती है, वीडियो बनाना होता है, फिर अपलोड, फिर अगर कोई टाइम बच जाता है तो वो फैमिली के साथ बैठ के गुजारता हूँ मैं। तकरीबन 1 दिन में से कुछ टाइम फिर आखिर में बचता है, बाकी पूरा दिन इसी में ही चला जाता है। तो आपकी पढ़ाई, आप कैसे, किस टाइम आप जब स्कूल जा रहे हैं, आपकी पढ़ाई तो नहीं इफेक्ट होती इससे? पढ़ाई का ये है कि मैंने मैट्रिक किया है अभी, और उसके अलावा ये हमारे घर के करीब क्लासेस भी होती हैं, वो क्लासेस लेने भी जाता हूँ। पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो अब मुझे तला ये बताएं कि आपने कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसी चीज़ सोची हो जिसको अभी आपको प्रॉपर कोई स्क्रिप्टिंग ना हो रही हो, कोई ऐसा आइडिया हो जो आपको समझ ना आ रहा हो कि मैंने इसको इस तरह से बनाना है कि किसी को बुरा भी ना लगे और एक अच्छा मैसेज भी चला जाए? ऐसा है, एक आध वीडियो है मेरी जहन में जो मुझे बनानी है, उनकी स्क्रिप्टिंग पे काम चल रहा है, और फिर वो कुछ टाइम बाद मुस्तकबिल में आपको नज़र भी आएंगी। ज़बरदस्त। तो अच्छा चला, मुझे ये बताएं, अब आपके यूट्यूब पे कितने फॉलोवर्स हैं, और जब आप लोगों से मिलते हैं तो लोग आपको किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं? आपकी वीडियो को लिंक याद कराते हैं कि फ़लानी वीडियो हमने आपकी देखी थी, वो बड़ी अच्छी लगी? यूट्यूब पे मेरे फॉलोअर्स नहीं बल्कि सब्सक्राइबर होते हैं यूट्यूब पर, और मेरे यूट्यूब पे तकरीबन 1,26,000 सब्सक्राइबर हैं। और लोगों से जब भी इंटरेक्शन होता है, जब भी बाहर जाओ कहीं मार्केट वगैरह, होटल पे, तो लोग आते हैं, मिलते हैं, खुश होकर मिलते हैं आपसे, तस्वीर वगैरह खिंचवाते हैं, सलाम वगैरह करते हैं, तो अच्छा एहसास होता है, एक अच्छा एहसास होता है। तो घर वाले भी आपको ऐसा सेलिब्रिटी ट्रीट करते हैं कि हमारा बेटा तो बड़ा ज़बरदस्त जी मशहूर हो गया है, सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं? घर वाले सेलिब्रिटी वो करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो पहले भी सपोर्ट करते थे, अब भी करते हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। उनका ये नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन में कामयाब हुआ है तो वो आपको सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं, वो पहले से ही अच्छे थे। घर वाले तो वैसे आई एम श्योर सबके अच्छे होते हैं, बस ये होते हैं ना कि जब आप मशहूर हो रहे होते हैं तो फिर पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि अच्छा भाई हमारा बेटा तो अब पूरी दुनिया से प्यार करती है। अच्छा तला, मुझे ये बताइए, जो सोशल मैसेजेस आप देते हैं अपनी वीडियोस में, ये आइडिया आपको कैसे आया कि आपने कोई पॉजिटिविटी का मैसेज भी देना है अपनी वीडियोज़ में, कि सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कॉन्टेंट ना हो? ये पॉजिटिव मैसेज और मुस्बत पैगाम का मेरे जहन में इस तरह से आया था कि मुझे लगता था कि इन चीज़ों की कमी है हमारे इस माशरे में, या वीडियोस बनाने हैं जो लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने भी एक सोच के अपनी वीडियोस के अंदर कुछ ना कुछ मैसेज और सोशल मैसेज देने की कोशिश की थी, मुस्बत पैगाम देने की कोशिश की, ताकि अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा इससे असर पड़ जाए या कोई वो इससे सबक सीख ले, तो ये मेरे लिए खुशी का भी बायस है और मेरे लिए अजर का भी बायस है। बेशक। तो चला, बहुत सारे लोग अब तो यूट्यूब पे व्लॉगिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी मार्केट है इसकी भी। तो आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर जिसका कंटेंट आपको पसंद हो, आप देखते हो? वो वाइल्ड लाइन्स बाय अबरार हैं, पंजाब लाहौर के। वो घूमते रहते हैं अपनी बाइक के ऊपर, इधर से उधर दूसरे मुल्कों जाते हैं, शहर शहर घूमते हैं, तो उनका कंटेंट मुझे अच्छा लगता है, बैठ के देखने में बहुत पसंद आता है। तो आपको भी शौक है घूमने फिरने का? आपका प्लान है कि आपने भी इस तरह कोई कंटेंट इस तरह का भी बनाना है जब आप कहीं घूमने फिरने जाएं? मुझे घूमने फिरने का शौक है, और बिल्कुल अगर मुझे इस तरीके का मौका मिला तो मैं कंटेंट ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है। अब चला, आप हमारे पास आए हैं, आप वीडियोस में इतनी अच्छी मिमिक्री करते हैं बहुत सारे लोगों की, तो हमें कोई अपना फेवरेट कैरेक्टर जो अब तक आपकी वीडियोस का हो, कुछ करके बताएं हमारे देखने वालों को। फेवरेट क्रिएटर तो मेरे बहुत सारे हैं, जैसे नहीं आपका कंटेंट है, वालदा हाँ। का भी, छोटे भाई बड़े भाई का। तो आपको फेवरेट कोई एक हमें हमारे देखने वालों के लिए कुछ करके दिखाएं उसका।
अभी तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैंने वो सारी स्क्रिप्ट लिखी होती है ना, उसके हिसाब से मैं अच्छा चले, अपने अब्बा की जो आप कैरेक्टर है वो तो हम देखते ही रहते हैं। आई रियली वांट कि हम लाइव भी आपसे आपके अब्बा का कोई ऐसा डायलॉग जो आपको लगता है कि अब्बा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बस अब्बू यही कहते रहते हैं कि तुम लोग अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देते, बाहर चले जाते हो, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। मैं कोई दरख्तों पे पैसे नहीं उगते जो तुम्हें कमा के लाता हूँ इतनी मेहनत से, और तुम लोग उड़ाते रहते हो। कभी तुम्हें अपने ट्रेंड फॉलो करना है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। बस अब्बू एक सख्ती रख रहे होते हैं, वो मैं अपनी वीडियोज़ में यूज़ करता हूँ। ज़बरदस्त। इन द एंड तला, बहुत सारे यंग यूट्यूबर्स आपको देख रहे होंगे, किसी को आप कुछ कहना चाहें? मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी हैं, जिस मकाम पर भी हैं, जिस फील्ड में भी हैं, तालीम का मैदान है या किसी और मैदान में, तो अपनी मेहनत जारी रखें, अपने काम से अपने आप को प्रूव करें, वालिदैन की फरमाबरदारी करें और मुस्तकिल मिजाजी दिखाएं। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे जिस शोबे में भी आप हैं। ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच तला, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। तला अहमद यंग यूट्यूबर हमारे साथ मौजूद थे जी, और इनकी वीडियोस तो हम सब देखते हैं कहीं ना कहीं और इनसे अच्छे मैसेजेस भी देते हैं, बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं। और रिसेंटली जैसे इन्होंने ख़ुद भी बताया कि इनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई जिन्होंने इनके काम को बड़ा सराहा। इनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम कराची के हवाले से बात करेंगे। कभी कराची का शुमार उन शहरों में होता था जहां समंदर से जो जुड़ी कुदरती लगून्स हैं और क्रीक्स हैं, इनका एक मजबूत नेटवर्क मौजूद था जो कि तूफ़ानों सैलाबों के ख़िलाफ़ एक कुदरती जो कह लें दिफाई सिस्टम फराहम करता था। लेकिन आज कराची माहौलियाती तबाही के दहाने पे खड़ा है। कराची के सबसे बड़े लगून का नामो निशान मिट चुका है। जवाब महज बोट बेसन के आलूदा पानियों तक महदूद होकर रह गया है और चंद जो क्रीक्स हैं वो शहर के अंदर बचा हुआ वाहिद जो कह ले वाटर लगून है। जबकि इसके अलावा दीगर कराची के इलाकों की बात की जाए तो कराची के इर्द गिर्द चंद बाकी मानदा जो कुदरती पनाह गाहें हैं। कराची की समंदर से जुड़ी जो ज़मीनें, इनको इंसानी मदाखलत की बात कर ले, रिहायशी मनसूबाबंदियों की बात कर ले, उसकी नज़र कर दिया गया है। जो कुदरती रास्ता हो जो कभी समंदर से जुड़ता था वो मुनक़ता हो चुका है। और यही बात है कि जो डेवलपमेंट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी हम माहौलियाती आलूदगी की बात करते हैं और माहौलियात या एक्सट्रीम वेदर्स की बात करते हैं। एक हाउसिंग कॉलोनीज़ जो उनकी डेवलपमेंट है उसने भी कराची में एक बहुत बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व किया। करंगी जो क्रीक वो वाहिद बाकी रह जाने वाला कुदरती क्रीक है। हमने वो तमाम माहौलियाती निज़ाम खुद ही ख़त्म कर दिए हैं जो कभी हमें समंदरी तूफ़ानों और सैलाबों से बचाते थे, और अब ये दिखावा कर रहे हैं कि जैसे कोई ख़तरा बाकी नहीं है। कराची कुदरती दिफा से महरूम हो चुका है और बड़े जो तूफ़ान है शहर के लिए एक हकीकी ख़तरा भी बन चुके हैं। ये अलमिया महज चंद लगून्स के ख़त्म होने का नहीं है बल्कि पूरे माहौलियाती बैलेंस के बिखरने का मसला है कि किस कदर जो संगीन मामला हो चुका है। कराची को इसके बायस किन खतरात का सामना। आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मसूद लोहार साहब मौजूद हैं, फाउंडर क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट। उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। मसूद साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो हम लगून्स, क्रीक्स और कुदरती दिफाई निज़ाम के ख़त्म होने की बात कर रहे हैं और कराची जैसे शहर को जिसके अंदर ऑलरेडी ये चीज़ें मौजूद थीं, और हम हमेशा बात करते हैं कि कुदरत ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी थी लेकिन हमने अपनी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी नेग्लिजेंस, इन सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके कहीं ना कहीं उस सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया है। बिल्कुल। कराची का तो ये है कि ये इतना खुश नसीब शहर था कि इसके दो दरिया हैं, दयारी और मलीर, और मतलब हर तरह से एक ब्लेसड सिटी था। लेकिन ये कि अब ये सारे जो जिस तरह आपने फरमाया मुकम्मल तौर पे हमने इस शहर को चोक कर दिया है। मसूद साहब, चोक हमने कर दिया है लेकिन अब मसला ये है कि हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन भी नहीं है।
कि हमने क्या किया है। ये हम कराची की बात इसलिए करें क्योंकि ज़ाहिर है जो अभी हमने मामला देखे भी हैं वेदर एक्सट्रीम्स की शक्ल में, और अगर हम नॉर्थ वाली साइड पे भी जाएं तो वहाँ पे भी हम यही कि पिछले कई अरसे से जब सैलाब और बारिशें आ रही हम यही बात करें। आई रियली वांट कि आप हमें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड भी चीज़ें बताएं क्योंकि ज़ाहिर है ग्रीनरी ये सारे फैक्टर्स अपनी जगह पे हैं। जो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा अलमिया हम सबके सर पे मंडला रहा है, वी डोंट हैव द रियलाइजेशन कि हमने इसको एड्रेस कैसे करना है और कहाँ से शुरू करना है। देखिए, जो बुनियादी मसला है ना पाकिस्तान का वो है ग्रीड, हवस, और वो है रियल एस्टेट की। ये जो नॉर्थ में जो हो रहा है या कराची में या इवन लाहौर को देख लें, ये सिर्फ वही है कि आप रियल एस्टेट के ज़रिए से पैसे कमाना चाहते हो और बाकी सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो। इफ़ यू स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची तो लगता है जैसे एक ही शहर हो, हर तरफ हाउसिंग कॉलोनीज़ हैं। तो खाओगे कहाँ से, ज़िंदा कहाँ से रहोगे? मतलब आप इससे अंदाज़ा करें कि एक कर्नल साहब हैं जो बहरिया में अपने घर में डूब के मर गए फैमिली के साथ। क्या ये अलार्मिंग नहीं है कि आपके हाउसिंग कॉलोनीज जो हैं इतनी भी रेजिडेंट नहीं है कि वहाँ आप फ्लड से बच सको? दरिया सुआ के अंदर जो है पिंडी में जो फ्लड आया है। और दूसरा ये कि ये एक बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फेक प्रोफेशनल्स और अफलातून जो हैं उन्होंने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का। आप अंदाज़ा करो, इस्लामाबाद अर्थक्वेक जोन भी है, जो आपके बड़े डैम्स हैं जितने भी तरबेला और मंगला और ये सारे अर्थक्वेक जोन्स हैं। अल्लाह रहम करे अगर कोई साइज़ में एक्टिविटी होती है तो ये तो आपके पूरे के पूरा मुल्क जो है आपका डूब जाएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो है लोग उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ चली जाती है। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? आप जहाँ कहीं कराची में, पाकिस्तान पूरे में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे एयर क्वालिटी नॉर्मल हो, आप सांस नहीं ले सकते हो। मसूद साहब, ये जो हम कराची में लगून्स और क्रीक्स का जिक्र कर रहे हैं, जिस नेटवर्क का मैंने जिक्र भी किया है, ये वांट कि आप हमें इस हवाले से भी बताएं कि ये जो हमने दरिया के किनारे, समंदर के किनारे इतनी कंस्ट्रक्शन कर दी है, उन रास्तों को मुनक़ता कर दिया है, हमने डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया है। कराची में खुदा न खास्ता हमने देखा है माजी के अंदर भी कुछ ऐसी लहरों के आने का खदशा रहा है जो बाद में कहीं डाइवर्ट भी हो गई, लेकिन दैट वाज अलार्मिंग फॉर मैनी ऑफ अस कि कराची में खुदा न खास्ता अगर इस तरह की कोई चीज़ एक्सपीरियंस होती है तो वही बात है कि दैट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सट्रीम। देखें, मैं इस पे बहुत सारी काफ़ी 4-5 सालों से बात करता आया हूँ। मेरे ऊपर तनकीद भी होती है कि जी ये लोगों को डराता है, फलां करता है। देखिए यार, ये बात नहीं है। कराची पूरे मुल्क को खिलाता है। 10% पाकिस्तान की पॉपुलेशन यहाँ रहती है। 2 हमारे एक्टिव पोर्ट्स जो हैं वो इधर है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं छोटी सी भी कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिससे हमारा शहर जो है वो बंद हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। बाकी जो आपने कहा लेगून, देखें मरीन इकोसिस्टम होता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पूरा एक शहरों का मरीन, इस कराची का मरीन इकोसिस्टम है, वो पूरे का पूरा कंप्रोमाइज कर दिया है आपने। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब नेचर जो है वो आपको माफ कर देगी, छोड़ देगी कि आप जो चाहे करते फिरें? एयरमैन क्लब बना हुआ है, गोल्फ क्लब बना हुआ है, फिलां क्लब बना हुआ है, और बनाते बनाते तुम अंदर जा रहे हो। ये इंसानों की जिंदगियों से खेलने की वाली बात है यार। मसूद साहब, इसका कोई सलूशन हमने सोचा है अभी तक कि हमारे दिमाग में हो कि हमने ये जो कर दिया है अब इसको हमने ठीक तो नहीं हम कर सकते, लेकिन इससे इसको बचाने के लिए हम कुछ स्टेप्स लिए जाएं? ये सवाल तो आपको बिल्कुल करना चाहिए गवर्नमेंट के लोगों को, मेयर साहब को, बाकी जो को। भाई आपके पास रेजिडेंट्स, आपने कौन सी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए क्या मेजर्स आपने लिए? कीपिंग इन व्यू द फैक्ट कि भाई यहाँ पे साइक्लोन्स भी आए हैं, सुनामीज भी आई हैं, अर्थक्वेक्स भी आए हैं, तो आपने उनकी
देखें अब हालत तो यहाँ पे ये है कि यहाँ खड़े खड़े बिल्डिंगें बगैर जल्जले के भी गिर रही हैं। अब देखें ना, जो लियारी में जो बिल्डिंग गिरी है वो किसी जल्जले से तो नहीं गिरी। तो अब आप ये ह्यूमन ग्रीड जो है ना, इसका अनफॉर्चुनेटली दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ कब्र है, रियल एस्टेट, जो रियल एस्टेट है वो कब्र है। तो अब अल्लाह रहम करे बस, मतलब वो तो वी कैन ओनली मेक एन एफर्ट, वी कैन ओनली मेक रेज आवर वॉइस, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। मसूद साहब, ये मैं चूँकि आपका जो फाउंडर हैं क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट की भी, मैं चाहूँगी अपने इस इनिशिएटिव के हवाले से भी हमारे देखने वालों को थोड़ा बताएं कि आप क्या कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स इट। देखें, हमने ये शुरू किया था गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ताउन से की मदद से 2021 में। हमारे पास 7 लाख दरख्त हैं, यहाँ से 5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड डेली सिक्वेस्टर होती है। वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि कराची की एयर क्वालिटी में हमारे इसका बड़ा रोल है। उसके अलावा ये है कि हमने बायोडाइवर्सिटी अट्रैक्ट की है, हमने बर्ड्स वापस आए हैं, जो बाकी वाइल्ड लाइफ है वो यहाँ वापस आई है। ठीक है, इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से मसूद साहब आप कुछ कहना चाहें टू अथॉरिटीज रिगार्डिंग द टॉपिक वी वर डिस्कसिंग राइट नाउ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक हम्बल प्रोफेशनल हूँ कि पाकिस्तान को अभी किसी और मुल्क से, किसी और जगह से ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान को अब अपने आप से ख़तरा है, और वो ख़तरा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। और अगर आंख नहीं खोली तो बहुत बुरा हो जाएगा, आप इसको मैनेज नहीं कर पाओगे। देखो ठीक है, थैंक यू वेरी मच मसूद लोहार साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। फाउंडर क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट हमारे साथ बात कर रहे थे। मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको लाहौर, जो कि तहजीब व तारीख़ का अमीन शहर है, यहाँ मुगलिया दौर की एक नायाब यादगार शहज़ादी नादरा बानो बेगम का जो मकबरा है, उसके हवाले से दानिश मुनीर की ये रिपोर्ट देखते हैं। नादरा बानो बेगम एक बावकार मोल शहजादी दारा शिकवा की शरीक हयात। शाही दरबार की फसाहत, सयासत और सलीके में पलने वाली ये खातून न सिर्फ जहानत की पैकर थीं, बल्कि दारा शिकवा की फिक्री हम आहंग भी थीं। मुगल डायनेस्टी में पूरी में आप लें तो आपको दारा शिकोह का नाम नजर आता है। दारा शिकोह के जो ये वाइफ थी नादरा बानो बेगम, शहजादा परवेज की बेटी, अब ये खुद भी मियाँ मीर की अकीदतमंद थी उस वक्त के बुजुर्ग। और इनका जो औरंगज़ेब के साथ दारा शिकोह की तख्तनशीनी की जंग हुई है, ये बहुत बीमार थी, इनको डायरिया हो गया था। और फिर जब इनकी रास्ते में डेथ हुई है, वो अपनी एग्जाइल के लिए जा रहे थे, तो फिर फौज के कुछ दस्तों के साथ दारा शिकोह ने इनको यहाँ मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की कुर्ब में, उनकी कुर्बत में या उनके कुर्ब में पहलू में दफन करवाया, और ये मकबरा जो है वो बनाया। तख्तो ताज की जंग में जब दारा शिकवा की कश्ती तूफानों में घिर गई, तो नादरा बानो ने वफा का परचम थामे रखा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बीमारी और गर्दिश अय्याम ने उन्हें वक्त से पहले ही जुदा कर दिया। दारा शिकवा ने अपनी दुख भरी मोहब्बत को पत्थर की सूरत इस मकबरे में ढाल दिया। इस मकबरे की जो खासियत है या इनफरादियत है, जो दूसरों से इसको मुमताज करती है, जैसे आपका ताजमहल सारे मुकाबर में से डिफरेंट है, इसी तरह लाहौर में अगर आप बात करें तो एक तो ये पानी में था, तालाब में, और इसके इर्द गिर्द जो है ना वो जो 4 रास्ते आप सही फरमा रहे हैं, उसमें 3 अभी भी इंटैक्ट, चौथा जो है इंटैक्ट है, और बेहतरीन इम्तजाज है मोल आर्किटेक्चर का। ये मकबरा सिर्फ एक कब्र नहीं, एक मुकम्मल दास्तान है। ईरानी और तैमूरी तर्ज तामीर में ढला ये मकाम सुर्ख ईंटों की सख्ती, संगे मरमर की नजाकत और मेहराबों की लताफत के संग मुगलिया अजमत का आईना है। नक्शो निगार ऐसे जैसे पत्थर सांस ले रहे हों। गुंबद की बुलंदियां वक्त के माथे पर सब एक अजीम निशान है, मगर वक्त के बेरहम हाथ किसी को नहीं बख्शते। सिख राज में संगे मरमर नोच लिया गया। अंग्रेजों के दौर में बेनियाजी ने इसे गुमनामी की धुंधलकों में धकेल दिया। बारिशें, मौसमी सितम और इंसानी गफलत ने इस अजमत को कमजोर कर दिया। दीवारें टूटने लगी, मगर वकार कायम रहा। अब महकमा आसारे कदीमा ने इस खजाने को बचाने के लिए कदम उठाए हैं। बहाली के मंसूबे जारी हैं, जिनका मकसद है कि ये मकाम फिर से जिंदा हो, सयाह आए और तारीख को अपनी आंखों से देख सकें। पब्लिक फैसिलिटीज़ में हम प्लान कर रहे हैं कि लोगों को क्या क्या सहूलियात दी जा सकती हैं, फिर उसके बाद इसकी फुटफॉल कैसे वहाँ बढ़ाया जाए, और वहाँ पर स्टाफ मैनेज करके तो उसको रिस्टोर मुकम्मल करके पूरा एक
मंसूबा जिसे कहते हैं, ताकि लोग विजिटर्स वहाँ जाएं। तो उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह ताला फुटफॉल को बढ़ाने के लिए हम उसमें कोशिश कर रहे हैं, हमारे पाइपलाइन में है जी। बारीक ईंटों की लताफत, नफीस नकाशी की शान और मजबूत बुनियादों की पुकार, ये सब मिलकर नादरा बानो के मकबरे को एक बेमिसाल जमालियाती विरसा बनाते हैं। ये मकबरा सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं, एक मोहब्बत की तर्जुमानी, एक फन की पुकार और एक अहद की यादगार है। शहजादी नादरा बानो की ये आखिरी आरामगाह आज भी खामोशी से माजी की सदाएं बखेरती है। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ दानिश मुनीर, पब्लिक न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब जिस इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, मैंने भी आज पहली दफ़ा इसके बारे में पढ़ा और देखा भी। पाकिस्तान में जी एक तवील अरसे तक नापैद समझी जाने वाली जो जंगली बिल्ली फिशिंग कैट ना सिर्फ ज़िंदा है बल्कि जो आपका जनूबी सिंध है, शुमाल मशरक़ी पंजाब है, उसके चंद मखसूस इलाकों में अब भी पाई जाती है। 2010 के बाद जो किए जाने वाला सर्वे है, इसमें इस बिल्ली की दोबारा मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में इसकी आबादी में 50% से ज़ायद कमी वाक़या हुई है। इंडस फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के तहत इस नायाब नस्ल की तलाश हो, शनाख्त और बका के लिए बाकायदा साइंसी बुनियादों पर काम जारी है। और इब्तदा में ये मनसूबा सिर्फ फिशिंग कैट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू किया गया था, मगर अब ये पाकिस्तान में पाई जाने वाली जो तमाम 8 अक़साम की जो छोटी जंगली बिल्लियाँ हैं उनकी बका की कौमी तहरीक में तब्दील हो चुका है। आज हमने इसी हवाले से बात करना है। इस प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ ख़तरात की निशानदेही भी की गई है, जिसमें जो दलदली इलाके हैं उनकी तबाही के लिए, पानी की आलूदगी के लिए, गैर कानूनी शिकार हो जाए, माहीगीरों से तनाज़ात हो जाएं, पालतू जानवर के तौर पर इस बिल्ली की गैर कानूनी ख़रीदो फ़रोख्त, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिसमें शामिल हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी ज़ुहैब अहमद साहब, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं इंडस फिशिंग कैट के। इनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब अहमद साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये मेरे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग और एक न्यू चीज़ थी, बिकॉज मैंने इसके बारे में सिर्फ एक बार सुना था एंड आई हैड नो आइडिया। आई रियली वांट कि आप हमें इस ब्रीड के हवाले से बताएं कि अगर ये इंकशाफ हुआ है कि ये पाकिस्तान में मौजूद है लेकिन इसकी 50% जो रेशो है वो कम हुई है, तो अपने प्रोजेक्ट का एक इंट्रोडक्शन और इसके साथ साथ ये जो अब काम किया जा रहा है इसमें क्या चैलेंजेस हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी इस चीज़ के बारे में बचपन में इल्म नहीं था, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा लिटरेचर या कोई ऐसा मवाद या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ या फिल्में नहीं है कि हम अपने बच्चों को दिखा के उनकी जहन साजी कर सकें और आगे आने वाले वक्त की मनसूबाबंदी कर सकें, स्पेशली जंगली हयात के लिए या वाइल्ड लाइफ के लिए। जिस वक्त हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया, अपने शौक़ के तौर पे किया, फिर शौक़ से ये हमारा पैशन बनता गया, फिर हमने इस पे कंजर्वेशन के ऊपर काम शुरू किया और अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में नई आने वाली नस्ल है वो इन जंगली जानवरों के ऊपर बंदूक उठाने के बजाय कैमरा उठाए, किताब उठाए, कलम उठाए और इनके बारे में लिखे, तहकीक करे। हमें काफ़ी इसमें चैलेंजेस दरपेश होते हैं इस सब काम को करने के लिए या किसी भी जंगली जानवर को ढूंढने के लिए। स्पेशली इंडस फिशिंग कैट हो गई और दीगर इकसाम की जो हमारे पास बिल्लियाँ हैं, पूरे पाकिस्तान में 8 इकसाम की जंगली बिल्लियाँ फेलाइन स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जिनकी कंजर्वेशन के ऊपर, जिनकी बका के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और इनको जो सबसे ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं वो हैं हैबिटेट की डिग्रेडेशन की वजह से और कंस्ट्रक्शन की वजह से, माहौलियात की तबाही की वजह से, फिर इनका गैर कानूनी शिकार है, इल्लीगल पोचिंग है। तो ये सारे अवामिल जो है ना इसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं और ये सब मिलके जो है इनको हमारे पास से या हमारे माहौल में से मादूम कर रहे हैं या हमारे पास से बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। तो हम ऐसी स्ट्रेटजीज़ प्लान कर रहे हैं लोकल लोगों के साथ और ऑन ग्राउंड सिचुएशंस को सामने रखते हुए कि हम इनकी बका के लिए काम कर सकें। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे सिंध के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर या पूरे पंजाब में, बलूचिस्तान के अंदर कई इकसाम की जंगली बिल्लियाँ कुदरती तौर पे पाई जाती हैं। ये हमारा कुदरती विरसा है, नेचुरल हेरिटेज है, इसको हमने बचाना है। इससे हम इको टूरिज़म को फ़रोग़ दे सकते हैं
इससे हम बहुत अच्छे तरीके से ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं कि बाहर से आने वाले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इनकी मंजरकशी के लिए, इनकी एक्स बंदी के लिए और इनके डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए यहाँ पे आए, काम करें। सो हमारे पास मगरबी सिंध में पर्शियन तेंदुआ यानी कि पर्शियन लेपर्ड और दरिया सिंध की मशरकी साइड पे या मशरकी सिंध में कॉमन लेपर्ड पाया जाता है। इस तरह इंडस रिवर के साथ साथ जो है इंडस फिशिंग कैट है, और रिवराइन फॉरेस्ट में या खेतों में जो कच्चे इलाके होते हैं वहाँ पे जंगल कैट है, सैंड कैट है, बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों में पाई जाने वाली पलास कैट है, फिर आपकी कैरेकल जो सबसे ज़्यादा नादिर और नायाब कैट है जो अफ्रीका से और अफ्रीका में पाई जाती है और ये हमारे जज़ीरा नुमा अरब और फिर ये हमारे मगरबी पाकिस्तान से लेके इंडिया तक जो है ये कैरेकल कैट पाई जाती है। सो सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि ड्यूरिंग हमारे सारे सर्वे के दौरान जो हम बिल्लियों की बका के लिए काम कर रहे थे तो मुझे कुछ इतलात मौसूल होती हैं, स्पेशली मैं अभी कैरेकल के हवाले से बात करूँगा कि एक जगह जो है कोई बिल्ली, जंगली बिल्ली या कैरेकल कैट मारी गई है, जो हमारा लोकल कम्युनिटी का नेटवर्क है, जिन लोगों के साथ हम कनेक्टेड हैं, जो सदियों से 8 सदियों से वो इस नेशनल पार्क में आबाद हैं, जो बलूचिस्तान का मगरबी हिस्सा है, सिंध का बलूचिस्तान का मशरकी हिस्सा है और सिंध का मगरबी हिस्सा है। सो वहाँ से राब्तों के ज़रिए पता चला कि जी वहाँ कोई जंगली बिल्ली मारी गई है, जी उसको देखा तो वो कैरेकल कैट थी। फिर हम उनके पाँव के निशानात को ढूंढते हैं, फिर हमने फौरी तौर के ऊपर एक सर्वे हमने लॉन्च किया और हम लोग फौरी जगह पे पहुँचे और बहुत तकदो के बाद कुल टोटल 18 दिनों के बाद हम उस मुकाम पे पहुँचे जहाँ हम उस बिल्ली तक पहुँचे जहाँ उसकी लाश पड़ी हुई थी, और फिर हमने उसकी लाश को प्रिजर्व किया और उसकी स्टडीज़ के लिए, उसके डीएनए मॉलिक्यूलर सैंपल्स के लिए हमने उसमें से सैंपल्स वगैरह लिए। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशाइन या अचंभे की बात थी, अफसोस का भी मुकाम था कि एक बिल्ली मारी गई है, और खुशाइन ये था कि अभी भी ये बिल्ली यहाँ पर बाकी है और हम इसकी बका के लिए मज़ीद काम कर सकते हैं। सो हमने मज़ीद स्ट्रेटजीज़ को डिफ़ाइन किया, उन अवामिल और फैक्टर्स को ढूंढा जो ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का बाइस बन रहा है, जिसकी वजह से इस बिल्ली की नस्ल को, इस बिल्ली की बका को खतरा लाहक है। अच्छा ज़ुहैब साहब, फिर अभी आप हमने जो, वहाँ पे- सॉरी मैं जी। आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जी। जैसे आप ये बात कर रहे हैं या मुख्तलिफ हमें स्पीशीज़ का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ये स्पीशीज़ सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती हैं जो कि अब ख़त्म हो रही हैं, या दुनिया भर में इनकी एग्जिस्टेंस है? ये जो आपने हमें इंडस फिशिंग कैट का जिक्र किया या दूसरी कैट्स, आप सैंड कैट का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और ये एक्सटिंक्ट हो रही हैं कहीं ना कहीं? मैंने एक चीज़ देखी है अपने करियर के दौरान कि जानवरों को जो है ना किसी इंसान के खींचे हुए ख़त की या बॉर्डर की परवाह नहीं होती। मैंने यहाँ तक देखा है कि इंटरनेशनल सरहद के ऊपर, जिसको कोई आम इंसान पार करने का सोच भी नहीं सकता, परिंदा बहुत इत्मीनान से अपना आधा जिस्म जो है एक मुल्क के हिस्से में रख के और अपना आधा जिस्म जो है दूसरे मुल्क के हिस्से में रख के अपना दाना चुग रहा है, अपना रिस्क खा रहा है। बेशक। सो जानवर जो है, ये वाइल्ड लाइफ जो है, कभी भी सरहदों की पाबंद नहीं रही है, ये खित्तों की पाबंद होती है, जो रीजन्स होते हैं। जैसे कि अरब का जजीरा नुमा अरब है, जिस रीजन में हम बैठे हुए हैं ये बर्रे सगीर एशिया है। तो इस तरीके से ना ये रीजन्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और फिर ये वेरी कर रहे होते हैं सब रीजन्स के अंदर, जैसे कि इंडस का रीजन है, इंडस बेसन है, दश्त बेसन है, इस तरीके से। तो ये मुख्तलिफ ममालिक में पाए जाते हैं, मगर हमारे मुल्क में पाए जाना एक बहुत हमारे लिए खुशाइंद है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, कि उनको पता हो कि जी हमारे मुल्क में 8 किस्म की जंगली बिल्लियाँ पाई जाती हैं, और अगर वो उनकी बका के ऊपर, उनकी कंजर्वेशन के ऊपर काम करेगी आने वाली नस्ल, तो हमारे लिए बड़ा खुश आइन होगा ये। बिल्कुल ठीक है। तो अभी जैसे आपने खुद भी कहा कि आप लोग इसकी कंजर्वेशन के ऊपर काम करें, बट एट द सेम टाइम ये तो आप लोग अपने तौर पे ऊपर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है। डू वी हैव द रियलाइजेशन ऑन स्टेट लेवल कि ये चीज़ें या ये जो जंगली हयात जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये वक्त के साथ साथ ख़त्म हो रही है इनकी ब्रीड, हमें इसको प्रिजर्व करना है या इसके हवाले से काम करना है? क्योंकि जाहिर है एक इंडिपेंडेंट इदारा एक हद तक कर सकता है बिकॉज दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन एट द सेम टाइम स्टेट हैज़ ऑल द रिसोर्सेज, यू नो, कि वो उसको बरूए कार ला सकता है। देखें,
स्टेट को अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली इन सब चीज़ों को समझने की। और हमारे जो सूबाई इदारे हैं, जो सूबाई महकमा जंगली हयात जो सूबाई हुकूमतों के मातहत है, उनको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर के ऊपर बलूचिस्तान और सिंध के, क्योंकि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा खित्ता है, वहाँ पे जंगली हयात बिखरी हुई है, तो वहाँ उन लोगों का वो एक्सेस नहीं है। अच्छा, हम लोग भी एक्सेस कर लिया करते थे, हमारे लिए भी लिमिटेड होता था, मगर ये है कि अब तो वो हम जो वहाँ पे सोरिश चल रही है उस वजह से हम लोग सिक्योरिटी रीजन से नहीं जाते। मगर सिंध के अंदर जो है हम काम कर रहे हैं, और स्टेट लेवल के ऊपर या अगर आप कहें कि हुकूमती सतह के ऊपर, तो अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। हाँ, ये है कि हम उनको वक्तन मीटिंग्स होती रहती हैं हमारी, हम उनको गाइड कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं एक ज़िक्र करूँ कि जनवरी 2024 के अंदर एक पर्शियन नस्ल का तेंदुआ जो है कीथर नेशनल पार्क के अंदर मारा गया था अनफॉर्चुनेटली। उसको बचाया जा सकता था, और अगर प्रॉपर ट्रेनिंग होती, प्रॉपर क्या कहते हैं सेशन क्लासेस होती, जो वहाँ के वाइल्ड लाइफ रेंजर्स हैं, जो वहाँ के वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर हैं, जो गेम वॉचर्स हैं, जो राउंड करते हैं, अगर उनको कंजर्वेशन के ऊपर, उनको जानवरों के पाँव के निशानात को समझने में और पहचानने की अगर तरबियत दी जाती, तो वो तेंदुआ जो है बचाया जा सकता था। फिर पेट्रोलिंग के लिए वहाँ मसला होता है कि पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियाँ नहीं हैं या फ्यूल की कमी है, तो रिसोर्सेज की कमी की वजह से तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मगर उस तेंदुए का मारे जाना बहुत बड़ा नुकसान था कि कुदरत ने हमें कोई 50-60 साल बाद एक मौका दिया था कि वो तेंदुआ अपने मस्कन में वापस आया था। अब वो नर तेंदुआ था, आज वो नर तेंदुआ था, कल उसकी मादा तेंदुआ आती। आज से 5-10 साल बाद जो है वहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, कुछ 4-5 तेंदुए या लेपर्ड घूम रहे होते। तो आप सोचें, मशहूर मुहक्किक जिन्होंने मेरी ज़हनसाज़ी की, जिनकी किताबों ने मेरी ज़हनसाज़ी की, जिम कॉर्बेट कहते हैं कि अगर आपने जंगल में तेंदुए को कदम पे कदम रखते हुए चलते नहीं देखा, तो आप कभी भी जंगल के हुस्न को, जंगल के रौब और खौफ दबदबे को नहीं पहचान पाएँगे या नहीं समझ पाएँगे। तो तेंदुए का आना एक बड़ा खुशाइंद होता है, बड़ा खुशाइंद था, मगर अनफॉर्चुनेटली मारा गया, तो उसके बाद भी हमारा ये काम चल रहा था। तो मेरी मेरी तो यही गुज़ारिश है कि जो महकमे-ए-जात हैं, वो मिलके दोबारा से स्ट्रेटजीज़ को रीडिफ़ाइन करें, नई जदीद खतूत के ऊपर इस्तवार करें अपनी प्लानिंग्स को, और कंज़र्वेशन के ऊपर जो है मज़ीद ध्यान दें, मज़ीद काम करें, ताकि हम इन इन नस्लों को बचा सकें। नहीं तो फिर आने वाली नस्लें जो हैं, इन जानवरों को सिर्फ़ किताबों में ही देख सकेंगी, और शायद उनको फिर इतना भी शऊर या शुगफ़ ना रहे कि जी इनको किताबों में ढूँढना है। क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली लिटरेचर के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। अंग्रेज़ हुक्मरान जो आज से पाकिस्तान बनने से पहले आया था, वो उस वक़्त लिटरेचर पे ऐसा काम करके गया है कि आज भी उस लिटरेचर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता उठ के। हम खुद उस लिटरेचर से, उनकी बुक्स से मदद लेते हैं, और फिर हम उसको पढ़ के, समझ के, फिर हम दोबारा से वो काम कर रहे होते हैं कि हाँ जी, ये इन्होंने लिखा था कि मलीर के इलाके के अंदर ये जानवर पाया जाता था। चलें जी, आए इसके निशान ढूँढते हैं। तो हम उस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो किताबें जो है ना, नेशन को, कौम को बढ़ाने में, उनकी ज़हन साज़ी में बहुत मदद करती हैं। आई एम श्योर, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ पे तवज्जो भी देनी पड़ेगी कि हम अपनी जनरेशन के लिए कितनी अवेयरनेस छोड़ के जा रहे हैं, और ताकि वो उसको आगे से कैरी ऑन कर सकें। इन द एंड ज़ुहैब साहब, हमारे प्लेटफॉर्म से आप कुछ भी कहना चाहें? ऑब्वियसली ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कहीं ना कहीं हम सबकी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि हम स्कूल टू स्कूल जाके बच्चों को वाइल्ड लाइफ के सेशंस दें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली नस्ल है, इन बिल्लियों के लिए और हर किस्म की जंगली हयात के लिए, चाहे वो कोई एक सांप क्यों ना हो, उनकी बका के लिए, उनके माहौल में किरदार को समझने के लिए और उनकी अहमियत को समझने के लिए हम उन तक अपना जो इल्म है, जो हमारी तहकीक है, हम उन तक डिलीवर कर सकें। और हमारी यही आवाम से भी गुजारिश है कि किसी भी किस्म की कोई अगर जंगली हयात देखे तो घबराने, खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, उसको मारने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ कि ये ना सोचे कि अगर मैं इसको पकड़ के भेज दूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है। ये आपका कुदरती और कौमी विरसा है, इसकी हिफाजत आपका फ़र्ज़ है।
बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच ज़ुहैब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ुहैब अहमद हमारे साथ मौजूद थे जी, प्रोजेक्ट मैनेजर इंडस फिशिंग कैट, और इस हवाले से बात कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी ब्रीड्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो वक्त के साथ साथ एक्सटिंक्ट हो रही हैं, बट लेकिन अगर उनको प्रिजर्व किया जाए तो ये एक वो चीज़ है, एक वो नेशनल या कुदरत का एक तोहफ़ा है जिसको हमारे पे फ़र्ज़ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसका ख्याल भी करें। और बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और भी गेस्ट हमें ज्वाइन करें। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और मैं अभी ब्रेक से ऐसे चंद सेकंड पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं वॉक करके जाऊंगी किचन में, लेकिन टीवी थी बैठ जा। लेकिन किचन के अंदर आज हमारे सारा अकमल शेफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बन रहा है आज आपके किचन में? आज मेरे किचन में चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस Okay. एंड सौते वेजिटेबल एंड मैश पोटैटो। ज़बरदस्त। और ये मशरूम सॉस आप अलग से तैयार करेंगी? यस, अलग से। और अभी इसकी रेसिपी क्या है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है स्टेक के लिए? इसमें मैंने सबसे पहले जो है ना चिकन के फिले काट के ना इसकी मेन मैरिनेशन दी है। और वो इस तरह है कि आपने इसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट, ब्लैक पेपर, लाइट सा आपने अगर आपके पास गार्लिक पाउडर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप गार्लिक फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी मैरिनेशन होती है। और लाइट सा आप 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट डालते हैं। ज़बरदस्त। हाफ एन आवर आपने ना इसको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि जो इसकी मैरिनेशन है वो इसके अंदर मिक्स अप हो जाए। जितना ज़्यादा टाइम आई थिंक मैरिनेशन को देते हैं उतनी अच्छी बनती है। ओके। तो बस ये है कि फिले आपने थोड़े से बारीक पतले काटने, यानी कि इतने मोटे मोटे नहीं। अदरवाइज जो है 1 पर्सन का जो हमारा ग्राम्स होता है ना कैलोरीज या वो भी दें तो वो 250 ग्राम हम सर्व करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैक्सिमम हम अपनी पूरी जो स्टेक है जिसमें मैश पोटैटो सॉस एंड 200 ग्राम हमारा चिकन का जो फिले होता है, इस हिसाब से हम 250 या 300 की भी स्टेक सर्व कर सकते हैं। ओके परफेक्ट। तो अभी आप अपना काम स्टार्ट करने लगी हैं। मीनवाइल हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं। और वेजिटेबल्स में आपने कौन वेजिटेबल्स में मैंने कॉर्न्स लिया है, मशरूम लिया है और कैरेट लिया है। अदरवाइज आप ब्रोकली ले सकते हैं, जुकीनी ले सकते हैं। कर दिया। यस, गार्लिक में बिल्कुल बटर हल्का सा डाल के ना सिर्फ सौते कर लें। ओके परफेक्ट। चलिए आप अपनी स्टेक रेडी करें, फिर जब सॉस बनाएंगी तो हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे। और एक और आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मैक्रोमे आर्टिस्ट हैं। और ये जो फ़न है या आर्ट है ये बहुत पुरानी है, लेकिन सायरा सज्जाद जो कि इट्सी बिट्सी आर्ट गैलरी की बानी भी हैं। और ये क्रिएटिव आर्ट गैलरी उन्होंने कोविड के लॉकडाउन के दौरान महज हम सब ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी ढूंढी थी, लेकिन इन्होंने अपनी इस एक्टिविटी को यानी आर्ट को चुना। और उसके बाद मैक्रोमे का जो फ़न है इनके लिए एक इमोशनल अटैचमेंट का भी बायस बना, थेरेप्यूटिक भी साबित हुआ। और एक हाथ से बनने वाला जो ये धागे का फ़न है ये इट्स ऑल अबाउट नॉट्स। और मैं अभी इनसे बात भी करी थी, क्रोशिया और ये मैक्रोमे ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन देखने में इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कलरफुल। और ये बहुत पुराने जो रवायती हुनर है उसकी एक नई फॉर्म या मॉडिफाइड वर्जन भी आप कह सकते हैं। सायरा ने जी अपनी ऑनलाइन दुनिया में तो इट्सी बिट्सी आर्ट गैलरी के नाम से पेज तो रन कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स और मशगले जैसे इदारों के अंदर भी अपनी एग्जीबिशंस की हैं, वर्कशॉप्स की हैं। डाची आपको पता है बड़ा एक फ़ेमस यहाँ पे एग्जीबिशन होता है, इसमें भी इन्होंने डिस्प्ले किया है। और आज हम सायरा से इनके इस आर्ट के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सायरा। अस्सलाम वालेकुम अरमला। कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच। और बड़ा कलरफुल हमारा सेट लग रहा है, ज़रा हमें अपनी इस जर्नी के हवाले से बताएं, बिकॉज ये देखने में आसान लग रहा है बट इट्स नॉट इजी। ये हैंडमेड है सब कुछ। इट्स ऑल हैंडमेड। और ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये यार्न आर्ट है जो कि सारा हाथ से बना होता है, इसमें कोई टूल वगैरह यूज़ नहीं होता। और ये यार्न जो है इसके लिए स्पेशली कस्टमाइज्ड यार्न होता है। जो मैं जिस यार्न से मैं काम करती हूँ वो मैं खुद कस्टमाइज़ करवाती हूँ और ये रिसाइकल्ड मटेरियल है। तो दिस इज इको फ्रेंडली एज वेल। तो ये है कि ये इसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं नॉट सी की जिनको हम यूज़ करते हुए डिफरेंट जो है वो क्रिएशंस जो पीसेस ऑफ आर्ट हैं वो क्रिएट करते हैं।
जिसमें लाइक फंक्शनल यूज़ के लिए हैंड बैग्स हो गए, कुशन कवर्स हो गए और कर्टन्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं उसमें वॉल हैंगिंग्स, मिरर्स और जार्स वगैरह हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं। अच्छा, मुझे अब थोड़े से बताएं, आपने कोविड के टाइम पे ये स्टार्ट किया, जाहिर है उस वक्त हम सब कहीं ना कहीं एक्टिविटी ढूंढ रहे थे अपने लिए, तो ये आपने सीखा था, ट्रेनिंग आपको पहले से आता था, ये आपने उस टाइम पे इसको स्टार्ट किया या आपने उसी दौरान इसको सीखा भी, मॉडिफिकेशंस भी? थोड़ा सा अपना जर्नी शेयर करें। जर्नी इस तरह से है कि बचपन में कुछ आप लोगों को सब ने शायद अपने अपने घरों में कि किसी न किसी कॉर्नर में कोई प्लांट हैंगर जो है वो हैंग हुआ देखा होगा। तो वो उस वक्त जो है वो थोड़ा ट्रेंड में था, फिर ये बिल्कुल आउट ऑफ जो है सीन हो गया, आउट ऑफ सीन हो गया। तो वो उस वक्त ही कुछ नॉट्स सीखी हुई थी, तो उसी को ही जो है ये मटेरियल, क्योंकि मैंने जब सोर्स करना शुरू किया तो वो यही हुआ कि मुझे इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो फिर मैंने मज़ीद कुछ नॉट्स जो आजकल ट्रेंड में हैं, जो इस आर्ट में यूज़ हो रही हैं, तो उनको फिर मैंने कुछ यूट्यूब से भी लर्न किया और जो पहले आती थी उनको यूटिलाइज़ करते हुए तो वो मैंने इसको जो है ना रिफ़ाइन किया मज़ीद, और फिर उसी से ही जो है वो ये सारे पीसेस ऑफ आर्ट जो हैं वो ज़बरदस्त। तो अच्छा, चले अब हमें कुछ आर्ट पीसेस दिखाएं भी, क्योंकि जाहिर है ये वो चीज़ें हैं जो ऑनलाइन तो जाहिर है लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन आई रियली वांट कि आप ये बताएं कि एक पीस बनाने में किस तरह का, कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है और किस तरह से आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए कस्टमाइज़ भी करती हैं? बिल्कुल कस्टमाइज़ भी करती हूँ। एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट साइज़ ऑफ द पीस, और छोटे पीसेस हैं वो कंपैरेटिवली ऑब्वियसली जल्दी रेडी हो जाते हैं, लेकिन जैसे कस्टमाइज्ड ऑर्डर होते हैं तो वो हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जो है वो रखते हुए कई समटाइम्स इट टेक्स मंथ्स जो उनको उसको क्रिएट करने में लग जाते हैं। स्विंग भी देखा था, बहुत सारे लोग इसका स्विंग बनाते हैं, एंड आई ऑर्डर्ड इट फॉर माय लाउंज एज वेल। तो वो मुझे आइडिया है कि शी टुक अराउंड 2.5 वीक्स कि उनको वो रेडी करने के लिए उन्हें चाहिए था। बिल्कुल, मैंने स्विंग भी बनाए हुए हैं, और अभी रिसेंटली रग बनाया है इसका। रग भी बनता है? जी, रग भी बना है, और कॉस्ट्यूम्स भी डिज़ाइन किए हैं। कुछ कस्टमाइज्ड ऑर्डर थे जिसमें मैंने कॉस्ट्यूम्स भी डिज़ाइन किए हैं। तो वो जो कस्टमर की डिमांड होती है उसके हिसाब से जो है वो चीज़ रेडी हो जाती है। तो अभी आपका सबसे फेवरेट पीस जो आपने हमारे सामने इतना कुछ रखा हुआ है, रियली वांट को बताएं या दिखाएं जो आपका फेवरेट पीस है इसमें। फेवरेट पीस इस वक्त तो ये एक तो ये क्लॉक है जो कि विच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। अगर कैमरामैन में वॉक कर लूँ थोड़ा तो प्लीज़ आप फ्रेम को सेट कर लीजिएगा सो दैट आई कैन गो एंड चेक कि क्या है सूरत हाल यहाँ पे। ओके, वाह, ये क्लॉक है। आपका माइक लगा हुआ है आई गेस, तो मैं आपसे पकड़ के दिखा देती हूँ ये कैमरे में। दिस इज़ अ क्लॉक, वॉल क्लॉक, एंड लुक रियली नाइस। तो मुझे बताएं कि ये आपने कितने टाइम में ये क्लॉक बनाई, और ज़ाहिर है इसमें पूरा आपने इसको स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसका? जी बिल्कुल, ये ऑलमोस्ट 1 वीक लगा आपको? तो आपने अपने साथ कोई कारीगर भी रखे हुए हैं या? मैं ट्रेन कर रही हूँ अपने साथ लोगों को भी, क्योंकि आपको पता है कि ये आर्ट जो है वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गया हुआ था, बिल्कुल नज़र नहीं आता था, लेकिन अब बैक इन ट्रेंड है। तो इसके साथ जो है वो मैं इसको मेरी कोशिश है कि ये जो डाइंग आर्ट है इसको हम रिवाइव करें। तो उसके लिए मैं ट्रेन कर रही हूँ अपने साथ स्टूडेंट्स को जो इंटरेस्टेड हैं, जिनका इसमें एप्टीट्यूड है इस आर्ट को समझने का, मतलब करने का। तो उसके साथ मैं ट्रेनिंग भी कर रही हूँ। इसके अलावा आप जैसे मेंशन कर चुकी हैं कि वर्कशॉप्स भी करवा रही हूँ, NCA में भी वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई हैं। इसके अलावा मशगले और प्राइवेट मशगले। आई रियली लाइक आमना अंसारी। आमना इज़ अ फ्रेंड टू, और आमना बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ कराती है जी मशगले पे। इनफैक्ट हमने अपने इस शो के अंदर आमना के जो जगह है उसके पैकेजेस और रिपोर्ट्स भी चलाई हैं। सो टेल अस अबाउट दिस पीस, ये क्या है? और फॉर डेकोरेटिव आइटम। ठीक है, आप उठा लें अपना माइक, यू कैन जस्ट होल्ड योर माइक। ओके जी, ये डेकोरेशन के लिए इसमें आप छोटे डेकोरेटिव आइटम्स डिस्प्ले कर सकते हैं, या छोटे वाले स्मॉल पॉट्स जैसे कि कैक्टस और इस टाइप के जो स्मॉल पॉट्स होते हैं
हाँ, वो ये plants आप अपने वगैरह के लिए। टेरेस पे या- अपने और- गार्डन में यू और कैन books जस्ट भी रख सकते हैं, books वगैरह, candles, इस type। बिकॉज बहुत सारे लोगों के घरों का ये थीम होता है, हम इसको यहाँ उतार नहीं सकते क्योंकि ये एडजस्ट हुए हैं, अदरवाइज हम आपको उतार के भी दिखाते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट डेकोरेशन, राइट? ये भी ओके, लवली। और ये क्या पीसेस हैं? मुझे ये वॉल हैंगिंग्स ही हैं। अच्छा, ये सारी different wall hangings type हैं। की। ये प्लांट हैंगर है जो फर्स्ट ये वाला, दिस इज अ प्लांट हैंगर। ओके, यू कैन जस्ट हैंग योर पॉट इनसाइड इट। ओके, लवली। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने मेरे कान में कहा आप परांदे भी बनाती हैं? नॉट्स वाले, उनको मुझे लग रहा है शौक हो रहा है कोई। कस्टमाइज्ड जी बिल्कुल, परांदे भी बनाती हैं आप? लवली लवली। चले जी, ये बड़ा ज़बरदस्त आर्ट। अच्छा, बैग्स भी दिखाए ना हमें, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग वेकेशंस के ऊपर जाते हैं, उनको इस तरह के बैग्स बड़े पसंद आते हैं एंड लुक्स रियली नाइस। ये देखें जी, ये बैग है और ये सब हैंडमेड होता है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे पता है कि वो जो क्रोएशिया होता है उसमें बहुत टाइम लगता है, तो ये तो फिर हाथ से, इसमें कोई टूल इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लवली। तो सारा ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपका काम है। और अब आपको रिस्पांस कैसा है? इट्सी बिट्सी आर्ट गैलरी जो आपने नाम रखा है, ये कि इसकी क्या जो था आइडिया आपने जब नाम रखा तो? ये क्योंकि स्टार्ट में डिफरेंट चीज़ों के ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए, हाँ। पॉटरी पे डिफरेंट अरेंजमेंट्स इस टाइप की, फिर फाइनली आई फाउंड कि मैं इस चीज़ को जो है वो उसमें कह सकती हूँ। तो उससे जब स्टार्ट में जब काम शुरू किया था तो फिर ये एकदम से ये नाम माइंड में आया, तो मैंने कहा आई विल गो विद इट। इट्स वेरी नाइस एंड यूनिक नेम, बड़ा फंकी सा नाम लगता है। अच्छा, कुछ बैंड्स भी रखे हुए हैं आपने आगे? ये इयररिंग्स हैं, की Earrings चेन्स हैं? हैं जी, की चेन्स हैं, इयररिंग्स हैं और ब्रेसलेट्स हैं। ओह, handbands लवली हैं। लवली। इसके अलावा ये जार्स हैं, इनको आप एज एन कैंडी जार और हाँ, इसमें आप कैंडल भी प्लेस कर सकते और हैं। कैंडल्स के लिए भी हैं। इसके अलावा ये जैसे हैं ये ओह वाओ, प्लांट्स वगैरह के लिए, इसमें आप मनी प्लांट कोई भी प्लांट ऐड कर सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो साया, अभी तक रिस्पांस कैसा है इसका? रिस्पांस बहुत अच्छा है माशाल्लाह, गुड। ऑनलाइन जो हैं वो काफ़ी मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि मतलब अब तो काफ़ी अरसा हो गया और टाइम हो गया और रिपीट कस्टमर्स हैं। दे ऑलवेज कम बैक, कुछ भी उनको मैक्रामे से रिलेटेड चाहिए होता है तो वो एंड दे अप्रिशिएट माय वर्क। ज़बरदस्त। नहीं, योर वर्क इज़ लवली एंड अमेजिंग एट द सेम टाइम। बड़े अच्छे आपका काम है और बड़ी नफासत का काम है ये। मुझे लगता है हैंडमेड चीज़ें जो होती हैं वो वैसी बड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, आपकी एनर्जी, आपका फोकस बड़ा चाहिए होता है। अच्छा जी, इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से सायरा, आप कुछ भी कहना चाहें देखने वालों को इस आर्ट के हवाले से? मेरा यही है कि एक तो ये आप इफ़ यू वांट, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको लर्न करें क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और इसमें इट्स अ थेरेपी, इट्स नॉट जस्ट एन आर्ट, इट्स अ थेरेपी। हाउ कम दिस इज अ थेरेपी? थेरेप्यूटिक कैसे है, मुझे ये मैं अपना बताती हूँ कि मैं जब तक ये अब मुझे आई एम सो इनटू इट के मतलब जब तक मैं काम ना करूँ, कुछ ना बनाऊँ, आई फील कि मेरा कुछ मिसिंग है। अच्छा, तो मुझे ये होता है कि मुझे कुछ करना है। आज के दिन में मैंने कुछ नहीं किया तो ये मुझे रिलैक्स करता है। लाइक योर मी टाइम। यस, दिस इज़ माय मी टाइम। वो तो कुछ भी नहीं होता तो मैं कुछ ना कुछ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ स्टार्ट करती हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, बहुत ज़बरदस्त। और इसके अलावा वर्कशॉप्स करवाती हूँ, वो जैसे आप मेंशन कर चुकी हैं, प्राइवेट में भी और इंस्टीट्यूट्स में भी करवा रही हूँ। तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है वो वापस बैक इन। तो मुझे बताएं कितना टाइम लगता है इसको लर्न करने में? इट डिपेंड्स कि आप कितने उसमें हैं, आपका एप्टीट्यूड कितना है, आप इंटरेस्टेड कितने हैं। कुछ लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, कुछ जो है वो चंद दिनों में ही लर्न कर जाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है कि आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसके ऊपर मास्टर जो है वो ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच सायरा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएंगे और आपका काम बड़ा ज़बरदस्त है। इट्सी बिट्सी आर्ट गैलरी जी, आप इनका इंस्टाग्राम पेज वगैरह देखें और इनका काम ये बहुत देखने में आपको शायद कैमरे में इतना आइडिया, बड़ा नफीस काम हुआ हुआ है। और ये मैक्रोमे बहुत सारे लोगों के घरों के थीम्स होते हैं। इट्स वेरी सूटेबल फॉर योर लाउंजेस और मे बी आप इसको अपने गार्डन में यूटिलाइज कर सकते हैं, आप अपनी टेरेसेस पे रख सकते हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगी और किचन में हम जाएंगे जहाँ पर सारा अकमल शेफ़ हमारे लिए स्टेक तैयार करेंगे।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। आज मुझे चलने फिरने का पता नहीं क्यों शौक हो रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे खुशबू खींच के लाई। यहाँ पे स्टेक रेडी हो चुकी है। Yes. और आपने इसका पैन बहुत गर्म कर लिया है। Yes, धुएं निकल रहे हैं। हॉट प्लेट। हाँ, हॉट प्लेट बहुत ज़्यादा है भाई, ये गर्म, दूर से धुएं उठ रहे हैं। अच्छा जी, अब इस इसका पे जो है ना, कह लें कि मेन जो है ना रीज़न वो यही है। अभी आपने इसको ग्रिल किया है यस। और अभी आप इस पे सॉस, अच्छा आपने सॉस में क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं ये बताएं हमें। अच्छा, सॉस में मैंने ऐसे किया है कि आपने बटर के साथ हल्का सा गार्लिक सौते करना है। ठीक है, ठीक है। वो ये जैसे वो मुझे हमेशा से इतनी एक्साइटमेंट होती थी जब मैं किसी अच्छा। रेस्टोरेंट में जाती थी, हॉट प्लेट के ऊपर जब स्टेक आ रही है, धुएं निकल रहे हैं, आवाज़ आ रही है तो ये मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि ये कैसे होता है। और फिर ये अभी ऐसे हो रहा है, ये देखें, इस पे आपने मैश्ड पोटैटो रखा है और अब आप इस पे वेजिटेबल्स डालेंगे। अच्छा, आप सॉस की रेसिपी बता दीजिए। यस, मैं बता रही थी आपको सॉस के आपने गार्लिक सौते करके ना, ठीक है, उसके अंदर आपने हल्का सा स्टॉक ऐड करना है। स्टॉक ऐड करना है, जी। ओके। हाफ कप के करीब बहुत है। तो दो वेज होते हैं, या तो कई लोग इसे फ्लावर से बनाते हैं, मैं फ्लावर से नहीं बनाती, मैं इसे क्रीम से बनाती हूँ। क्रीम से बनाती है जी। फ्लावर से, उसमें वो थोड़े जी, जी, ज़रा और वो थोड़ा सॉस ना हैवी हो जाता है और थिकनेस बहुत आ जाती है। ठीक है। तो उस वजह से फिर मैं क्या करती हूँ, मैं इसे क्रीम का यूज़ करती हूँ। और क्रीम के बाद जो बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर हल्का सा आपने वाइट पेपर, चिकन पाउडर और हल्का सा सॉल्ट, ठीक है। और लास्ट में आपने इसके अंदर ये जो हर्ब है हमारा, वो ऑर्गेनो, वो हल्का सा ये मैं यहाँ sprinkle रख रही हूँ ताकि ये कैमरे में अच्छी तरह आ जाए। और इसमें आपने हर्ब ऐड करना है। लवली जी, ये हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन हो गई है। ये है चिकन मशरूम स्टेक विद वेजिटेबल्स एंड मैश्ड मैश्ड पोटैटोज। थैंक यू वेरी मच सारा, इतनी अच्छी रेसिपी बताने के लिए हमें। और सारा के हाथ में टेस्ट भी बहुत है। हमेशा जब हम सारा के जाने के बाद खाना टेस्ट करते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है। सो सारा अकमल शेफ हमारे साथ मौजूद थी जी। अब हमने आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे बात करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑल नो कि आजकल के दौर में हम बहुत ज़्यादा जहनी दबाव का शिकार रहते हैं। कभी हमें कोई मसला होता है, फिर हम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन आई एम ग्लैड कि हमारी जनरेशन में और हमारे बाद जो जनरेशन है, सेल्फ केयर और उसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग अब सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं हेल्प ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे आर वेरी वोकल अबाउट मेंटल हेल्थ। लेकिन एट द सेम टाइम आज हम ये एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे कि क्या वाकई सोशल मीडिया के ऊपर जो हम जिन लोगों को देख रहे हैं पॉजिटिव या पॉजिटिविटी फैलाते हुए, वो हेल्प करी है या कहीं ना कहीं वो मज़ीद बिगाड़ का सबब बन रही है। हमारे साथ इस वक्त ज़हरा कनीज़ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, उनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सारा। ज़हरा, ये हम जो भी बात कर रहे थे कि जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, डू यू अग्री कि जनरेशन जो आगे आ रही है उसके अंदर सेल्फ केयर या मेंटल अवेयरनेस है? यस, आई थिंक हम इस नई जनरेशन को जेन ज़ी का नाम देते हैं, और हम जब इनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, इट इज़ अनकम्फर्टेबल। जो हमारे से बड़े लोग हैं वो उनके लिए काफ़ी अनकम्फर्टेबल है ये जनरेशन, बट आई फील वेरी गुड अबाउट देम, वेरी पॉजिटिव अबाउट देम, बिकॉज येस सोशल मीडिया के थ्रू उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिलती है और वो सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ भी कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हमारे से जो बड़ी जनरेशन है, दे वर मोस्टली इनटू अदर एक्टिविटीज़ दैट वर टॉक्सिक, लेकिन इन्होंने वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकालना शुरू कर दी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो इन्होंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू इनको पता चली। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि अब हम ये सेगमेंट कर रहे हैं, इट विल बी ऑनलाइन, पीपल आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट, और हर बच्चा जो है ख़ास तौर पे मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंटेंट देख रहा है टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे। इसके डाउन साइड्स भी हैं, जैसे कि काफ़ी जेनजी जो हैं वो अपने आप को बहुत लेवल करना शुरू हो गए छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, जैसे कि OCD इज़ प्रॉपर डिसऑर्डर एंड अम्ब्रेला टर्म, जिसके अंदर बहुत ख़तरनाक डिसऑर्डर्स हैं जो कि हम ऐसे ही बात नहीं कर सकते। मुझे OCD है। Yes. हम तो इतना कैजुअली कहते हैं मुझे OCD है। Yes. OCD है, मैं बहुत एंग्शियस, oh my god it's my trigger, I'm traumatized, you know, इस तरह के labels। I am sick of this word trauma. Yes. Honestly, अगर आप 2 साल के बच्चे से बात करेंगे उसको ट्रॉमा हो रहा है। Yes. मतलब people has no idea कि ये trauma is a very broader term. Broader term, and
इस सारे सेंस में ना हम बेशक उनको अवेयरनेस है जेन जी को, एंड इट्स लाइक वेरी पॉजिटिव चेंज इन आवर सोसाइटी। हमारे सेलिब्रिटीज़ भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लाइक ये एक सेगमेंट है मेंटल हेल्थ के ऊपर, पहले नहीं होते थे इस तरह की चीज़ें। सो नाउ जेन जी इज़ ट्राइंग टू पिक अप दोज लेबल्स जो कि हम एक थेरेपिस्ट के साथ या हमारे नफ्सियात के साथ बैठ के ऑफिस में डिस्कस करते हैं, वो अल्फाज हम नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में अपने आप को एक लेबल दे रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं कहूँ कि ओ माय गॉड आई एम अगली, एक लेबल है, आई एम नॉट वेल, और हम बीमार होते चले जाते हैं, या मुझे OCD है या मुझे एंजाइटी है, या उसमें सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, उसमें एक फैक्टर ये भी है कि हमने सवार कर लिया उस चीज़ को अपने ऊपर कि हमें ट्रॉमा हो गया है, हमें डिप्रेशन हो गया है, हम बीमार हैं, और हम उसको फख्र से ओन कर रहे हैं। इट्स नथिंग टू बी प्राउड अबाउट। एग्जैक्टली, यही मैं कहने लगी थी कि द थिंग इज़ दैट एक तो हमने लेबल कर लिया अपने आप को हम हैं, ऊपर से वो हमारी पूरी आइडेंटिटी बन गया है। तो मेरी आइडेंटिटी क्या है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, या मैं एंक्शस हूँ, या मैं एडिक्ट हूँ, या मैं नर्वस हूँ, या मैं ट्रॉमेटाइज्ड हूँ। तो हमने इन टर्म्स को रोमांटिसाइज्ड कर दिया, उसको अपनी आइडेंटिटी बना दी कम्प्लीटली, हालांकि दैट्स नॉट आवर आइडेंटिटी, दीज आर द टर्म्स दैट नीड प्रॉपर ट्रीटमेंट। ऑल्सो हम इस जंग में आ गए हैं कि मैं आपसे ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, हमें सिंपैथी लेनी है, अटेंशन लेनी है। आई एग्री। अच्छा, एक और पॉइंट जो अभी मेरी टीम ने मुझे बताई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने अपनी ज़िंदगी के, इनफैक्ट मेरी जनरेशन, हमारी या हमसे अगली जो जनरेशन है, हमने सोशल मीडिया के ऊपर एक रील देखी, ऐसा कंटेंट जिसमें एक टॉक्सिक मैरिज में रहने वाली खातून ने एक लेक्चर दिया है, और हमने अपनी लाइफ डिसीजंस उस रील या उस कंटेंट की बेस पे लेना शुरू कर दिया है। हमारी सिनेरियो मुख्तलिफ हैं, हमारे प्रोसेस चैलेंजेस मुख्तलिफ, बट स्टिल उसने बात की है तो हाँ उसने ऐसे किया था तो मैं भी ऐसे कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, 10 सेकंड में हम किसी भी रील के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम उसको अपनी रियलिटी बनाना शुरू कर देते हैं। It's good to have social media knowledge and education, but उसके अलावा you need to have proper knowledge, proper diagnosis और treatment. अगर आप अपने आप को लेबल कर रहे हैं या आपके अंदर इस तरह के symptoms हैं, even the Gen Z, even they have knowledge and acceptance towards mental health और therapy और psychologists, फिर भी उनको सेशन में जाने की ज़रूरत है, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है. इट्स नॉट लाइक ओ आई एम हैविंग अ हार्ट अटैक, नो, यू नीड अ ट्रीटमेंट, राइट? Oh my God, so I'm having a it's exactly like that. Yeah, I agree. I so agree with Yes. that. मतलब आप स्कूल गोइंग बच्चे को कह रहे हैं, बच्चा कह रहा है कि oh my God, I'm so depressed. Yes. Do you even know or realize the Yes. term depressed? It's something. और ज़ारा एक और पॉइंट, ये जो हम डिप्रेशन एंजाइटी हर चौथे बंदे को हो रही है, हमें पता है कि कितनी एक्सट्रीम होती है, और जिनको होती है वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं. और इसीलिए जो जिन लोगों को वाकई होती हैं ये चीज़ें, वो अपने आप को पीछे कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ें ना सोशल मीडिया के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो अगर हमारी पेन या हमारा एक्सप्रेशन उस तरह से नहीं है जिस तरह से नॉर्मली लोग बता रहे हैं कि मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन है, जो वाकई ही इन तकलीफ़ों से गुजरते हैं, वो स्टोरीज़ आपको नज़र नहीं आएंगी ऑनलाइन. दे विल नेवर टेल यू व्हाट दे हैव गॉन थ्रू openly in social media, क्योंकि obviously it triggers them. Yeah, I agree. That's different. Yeah. So if you are having a live session online and you are having panic attack and आप गिर रहे हो, ये views के लिए है. Yeah. It is not a trauma, it is a performance. Yeah. It's different. हमने अपने लिए जो लेबल सेलेक्ट कर लिए हैं, थेरेपी से लेकर नॉर्मल एजुकेशन से लेकर जो थेरेपी के लिए या माहिर नफ्सियात की तरफ से जो अल्फाज आते हैं आपकी डिक्शनरी के अंदर, हमने जो लेबल सेलेक्ट कर लिए हैं वो हमने अपनी परफॉर्मेंस के लिए किए हैं सेलेक्ट. इवन जो लोग हार्ट ब्रेक से गुजरते हैं या डिप्रेशन से गुजरते हैं, काफ़ी लोग अपने आप को ऑनलाइन बता रहे हैं कि हमारा ये रिलेशनशिप हुआ, ब्रेकअप हुआ, अब हम इस फेज से गुजरें, विच इज़ ओके, और काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता है. वो वाकई सोशल मीडिया से दूर हो जाते हैं थोड़ी अर्से के बाद. बट देन दे आर पीपल जो वाकई इंस्टिगेट करते हैं इस तरह की चीज़ें और उनको मज़ा आता है, बिकॉज द मोर व्यूज़ द मोर सेटिस्फाइड दे विल बी. ज़ारा, बहुत सारे लोग इस बात से फेंट भी होंगे. आई स्टिल टिल डेट आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड द आइडिया कि मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़, I have seen them crying on social media and sometimes it triggers me a lot कि आप जब किसी को रोना आ रहा होता है, you can't
turn on a camera and cry in front of a camera, right? आप उस वक्त isolation में होते हैं and you want to cry your heart out. It's nothing to be, you know, shown on social media. But ये कहीं ना कहीं दूसरे लोग जो उनको देख रहे हैं उनके लिए ट्रिगर पॉइंट नहीं है कि आई एम सीइंग समवन क्राइंग ऑन सोशल मीडिया? इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि उनकी फैमिली उनकी ऑडियंस बन जाती है, उनका जो कंफर्ट जोन है उनकी ऑडियंस बन जाते हैं. सो इफ़ यू आर ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आप कैमरा के सामने, आपको हमेशा लगेगा कि मेरे पास कोई आइडेंटिटी है जिससे मैं बात कर सकती हूँ. बिल्कुल ठीक है. और जब वो रोते हैं, किसी मोमेंट में जाते हैं, वो अपनी बात शेयर करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फैंस के साथ. लेकिन ज़ारा उसके बाद जो वो ट्रोल होते हैं तो फिर तो वो ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट है उनके लिए. और दैट्स द रियलिटी बिकॉज सोशल मीडिया पे ज़्यादा ट्रोलर्स बैठे हुए हैं और वो आपके इमोशंस को, आपके रोने को, आपके पैनिक को, ब्रेकडाउन को दे विल लेबल एज समथिंग और वो उसको हाईलाइट करेंगे. हाँ, कुछ अच्छे कमेंट्स भी होते हैं, बट अगेन हम जो भी सोशल मीडिया हैंडल यूज़ करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी एथिकल, टू बी ओके, और हम वो कंटेंट दिखाएं जो वाकई दिखाने वाला है. इन्फ्लुएंसर्स को भी, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे, एंड आई होप दे गेट देयर चांस टू शाइन जो वो डिज़र्व करते हैं. लेकिन उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम जेन ज़ी के बारे में बात करते, हमारे पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है बट हम उस नॉलेज को गलत इस्तेमाल में लेकर जा रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे वाकई ही कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, रादर देन मैं अपने आप को लेबल करूं और उसके बारे में लोगों को बताऊं कि मैं ये हूं, अक्सर आपका जो डायग्नोसिस है वो आपको डिफ़ाइन नहीं करता, वो आपके कुछ हिस्से को डिफ़ाइन कर रहा है. इवन आपको डिप्रेशन रहा है कभी ज़िंदगी में, 6 महीने पहले फॉर इंस्टेंस आपको एक डायग्नोसिस मिला था, वो आपका डायग्नोसिस अब नहीं है. बिल्कुल ठीक है. अब आप पूरी ज़िंदगी अपने आप को वो लेबल लेकर नहीं कर सकते. मेरे पास टाइम खत्म हो गया, लेकिन ज़ारा, इट वाज वेरी प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन. थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ लाई. ज़ाहरा कनीज़ हमारे साथ मौजूद थी जी, माहिर नफ्सियात. हम सोशल मीडिया, डिप्रेशन और इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे. आई होप कि ये गुफ्तगू आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी. प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया. इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.